क्या है। और जी, आज हम बताएंगे आपको पारसी थिएटर, और पारसी थिएटर के साथ में कि जो थिएटर राइटिंग है, थिएटर राइटिंग में कौन कौन से नियम है, और हम हमारे हिंदुस्तान में कौन कौन से नियम लगे थे नाट्यशास्त्र के हिसाब से, और बाकी विदेशों में कौन कौन से नियम लगते हैं। यही चीज आपकी फिल्म राइटिंग में भी काम। और इसके बाद में आपका स्पीच और आपकी एक्टिंग, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्टिंग का तो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन पूरा ही हो जाए, ताकि एक्टिंग पे ही ज्यादा लोगों का शायद फोकस होगा। सुरेश जी भी जुड़ गए हैं, कविता जी भी जुड़ गई हैं, संध्या भी दिख रही हैं, और शैलेंद्र हैं, मानशु हैं, पूजा जी हैं, अनुप्रीति और शिवेंद्र तो है। ठीक। तो अब हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते। 9 बज के ठीक 10 मिनट होने वाले हैं, तो शुरू कर देते हैं हम पारसी थिएटर। पारसी थिएटर है क्या? ठीक। तो पारसी थिएटर अगर मैं बताऊं तो, जब मैंने बताया था आपको कि संस्कृत थिएटर ही हिंदुस्तान में डोमिनेट था। संस्कृत थिएटर में बताया था कि जो उच्च कुलीन लोग थे वो संस्कृत बोला करते थे, और जो आम जन जो थे वो प्रकृत बोला करते। तो प्रकृत ही, जो आम जनों की भाषा जो थी नाटक में, किसी को अगर माना बाजार का सीन है, बाकी आम नागरिक बनाना है तो प्रकृत बोलेगा, और जो कुलीन जन है वो संस्कृत का उपयोग करते हैं। और संस्कृत में भी क्या था कि जो ये प्रकृत थी, प्रकृत भी अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग जगहों की प्रकृत जो थी वो भिन्न भिन्न, संस्कृत तो एक ही। अब संस्कृत नाटक जो थे तब से, संस्कृत, क्योंकि ये सारा जो नाटक जो होगा वो तो संस्कृत में ही होगा। संस्कृत प्लस प्रकृत। प्रकृत तो हमारी जो लोकल भाषा जो है वो होती थी, वो संस्कृत का अभ्रंश रूप ही हुआ। अब क्या था कि हम जब आक्रमण हुए इंडिया में, हिंदुस्तान में, तो संस्कृत नाटक जो थे वो भी मैंने आपको बता दिया था कि वो मंदिरों तक या गांव तक सीमित रह गए। तो इतना डाउनफॉल हो गया कि वो लगभग 100 साल तक तो मानिए कि हिंदुस्तान में नाटक हुए ही नहीं। इसके बाद में क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पर, ब्रिटिश कंपनी आई, तो ब्रिटिश कंपनी अपने साथ में शेक्सपियर के नाटक यहाँ लेके आई। ज्यादातर यूरोपियन या शेक्सपियर के नाटक वो लेकर के आए। अब इसके बाद में क्या हुआ, वही लगभग 1840 के आसपास में ही कुछ पारसी लोग, अब ये पारसी लोग कौन होते हैं आप लोग जानते होंगे, कौन होते हैं? जोरोस्ट्रियंस जो होते हैं उन्हें पारसी कहते हैं। जो ये कहाँ से है, इनका रूट क्या है? ईरानी, हाँ, ईरान से। ईरान। ईरान में जब ईरान में जब वहां से जब ये लोगों को भगाया गया, ठीक, तो इन्होंने क्या हुआ कि इंडिया का जो रूट किया, जो पारसीज हैं वहां पर जब भगाया गया ईरान से, तो वो उनको यहाँ का जब रूट किया तो यहाँ पर इंडिया में बसे, और ज्यादातर लोग वो वहाँ के बिजनेसमैन थे, वो व्यापारी लोग। आज भी टाटा हो गए, बाकी बड़े बड़े कई सारे लोग हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो वो सारे लोग जो थे वो यहाँ पर हिंदुस्तान में बसे, वो लोग व्यापारी थे। अब उनको, कई लोगों को थिएटर में व्यापार दिखाई दिया कि व्यापार का एक अच्छा स्रोत थिएटर हो सकता है, उनको लगा। और उसी से उद्भव हुआ हमारे पारसी थिएटर का। पारसी थिएटर का उद्भव कैसे हुआ कि उनको, जब ये अंग्रेजी थिएटर चल रहा था, तो अंग्रेजी थिएटर तो सिर्फ जो ये अंग्रेज लोग आते थे, तो अंग्रेज लोग आते थे, वो तो अंग्रेजी में थिएटर करते थे, जो आम आदमी तक था भी नहीं। तो पारसियों ने उस समय एक अपॉर्चुनिटी देखी, जैसे आज भी कई सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे ये मोबाइल में ही आज सोचिए नेटफ्लिक्स एक पूरी अपॉर्चुनिटी है, पूरी दुनिया इसी तरह से जितनी वेब सीरीज है वो पूरी अपॉर्चुनिटी। तो उस समय वो अपॉर्चुनिटी देखी पारसीज ने, उन्होंने कहा कि हम थिएटर बनाते हैं, हम थिएटर करा। तो उन्होंने क्या किया कि तब उन्होंने नाटक करवाए, और गुजराती में, उर्दू में और अंग्रेजी में, 3 भाषाओं में उनके नाटक हमारे यहाँ पर होने लगे, पारसी के। और 1870 में उनकी ओरिजिनल थिएटर कंपनी विक्टोरियन थिएटर कंपनी नाम से उन्होंने शुरू करी, कुछ पारसी ने। और एक थिएटर कंपनी नहीं थी, कई सारी थिएटर कंपनी थी पारसी।
पारसी मालिक थे उसके। और उनमें क्या था कि उसमें वो टोटली कॉमर्शियल थे, सारे के सारे जो क्रू जो था वो सैलरी बेस्ड था, उनमें टिकट लगते थे और उनमें पूरे नियम थे। ऐसे नहीं है कि वो वहां पर आ रहे हैं घूमते हुए जा रहे हैं नाटक देख रहे हैं, नहीं। उनका पूरा कॉमर्शियल था कि उन्होंने भाई जो भी आएगा फलानी जगह से टिकट लेगा, जो आदमी मेरे वहां काम करेगा उसको ये सैलरी मिलेगी, और सैलरीज भी अच्छी थी। और उसमें बिल्कुल नियम थे कि आपने आना है तो ये करना है। मैं आगे नियम और बता भी दूंगा। जैसे उसका उदाहरण था, नाटक कंपनियां थी, उनमें एल्फ्रेड कंपनी नाम की एक कंपनी भी थी जो बहुत अच्छी सैलरी देती थी। डिसिप्लिन ऑडियंस का भी था, ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन जो वहां पर नाटक कर रहा है, जो एक्टर्स हैं और क्रू है उन्हीं का डिसिप्लिन है, आपके जो दर्शक हैं उनका भी डिसिप्लिन होता था। जैसे आज भी अगर अच्छी जगह कोई नाटक हुआ तो छोटे बच्चे जो हैं उनको, वो बहुत छोटे बच्चों को अलाउ नहीं करते कि कहीं डिस्टरबेंस होगा प्रदर्शन में। तो उसी तरह से क्या था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट नियम थे उनके। वहां पर ये नहीं था कि अपने मन का कुछ भी करे। और छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रेज भी थी कि अगर कोई छोटा बच्चा अपने साथ में लेके आएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने कहा छोटे बच्चों के लिए बाहर क्रेच है, क्रेच पूरा उसमें क्रेज में ध्यान रखा जाएगा उनका। और बच्चे की कोई चिंता नहीं करनी है जब तक आप नाटक देखें। ठीक। यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज, कोई डाउट है कोई दिक्कत है तो आप बताइए। इससे डाउट तो नहीं है, लेकिन ये पारसीज मेरे ख्याल से अंग्रेजों को इन्होंने बहुत ज्यादा वो की फॉलो किया। जी जैसे अगर हम क्रिकेट की हिस्ट्री भी देखते हैं तो पारसीज ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा मुंबई में जो इनके जिम खाना होता था पहले जी जी अंग्रेजों का जी बना, तो उन्हीं की जी तर्ज पे इन्होंने जी क्रिकेट का भी जिम खाना बनाया। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से बिल्कुल सही। तो अगर अंग्रेजों ने थिएटर किया होगा तो उन्होंने वो थिएटर भी भी मैंने इमिटेट किया बताया ना होगा। कि गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी तीनों थिएटर इन्होंने किए। और थिएटर में भी क्या था कि जो शेक्सपियर वाले जो थिएटर जो थे, वहां जो यूरोपियन थिएटर जो था उन्होंने उसको थोड़ा चेंज करके, क्योंकि अगर सिर्फ यूरोपियन थिएटर में यहाँ करूंगा तो शायद उतने दर्शक नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर के लोगों को जोड़ने के लिए भी यही नाटक लिखवाए, नाटककार भी मैं बताऊंगा आगे जो जो लिखे, और यही उनसे डायरेक्शन करवाया, यहीं के एक्टर रखे ज्यादा, और उनको पे भी ठीक किया, और पूरा का पूरा एक कॉमर्शियल कंपनी बनाई। जो पारसी थिएटर जो है, पारसी थिएटर के बारे में बड़ी भ्रांति है, मैं आगे भी थोड़ी क्योंकि पारसी थिएटर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम रामलीला करते हैं तो लोग बाग तो पारसी थिएटर ही कहते हैं ना। जितना कोई भी अगर कहेगा पारसी थिएटर का उदाहरण दो तो सबसे पहले रामलीला कहता है, कहता है नहीं कहता। जितने लोग भी हैं, क्यों सुमित जी, अगर कहीं पारसी थिएटर की से बोलोगे तो सबसे पहले कहेगा कि रामलीला है ना। मतलब हमने भी यही सुना था अब तक। तो मैं थोड़ी इसको और आगे बढ़ा रहा हूं। और क्या था कि म्यूजिक बेस्ड प्लेज इन्होंने ज्यादा शुरू किए। उससे पहले क्या है कि यूरोप में जो है, यूरोप में बैले का ही बताया था मैंने, म्यूजिक तो था ही। पर एक बात है कि म्यूजिक ओरिएंटेड जो हमारे हिंदुस्तानी प्ले जो है उसमें संपूर्ण नाटक कब होगा, जिसमें डांस भी होगा, म्यूजिक भी होगा, एक्ट भी होगा। ठीक। ये आवाज किसी की प्लीज, कोई है म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि म्यूजिक ब्लेज ये यहाँ पर रहे ज्यादा। अब इसके बाद में क्या है, आगे के आने वाला जितना थिएटर था उस पे ये पारसी थिएटर का बहुत बड़ा रोल रहा, या उसको आगे के जो हमारा जो हिंदुस्तानी थिएटर है उसको शेप करने में पारसी थिएटर का बहुत बड़ा योगदान था। अगर ये पारसी थिएटर नहीं होता हिंदुस्तान में इतने सालों, तो जो आज समृद्ध हमारा थिएटर है जितना भी है, वो थिएटर भी आपको इस रूप में नहीं मिलता जो ये पारसी थिएटर नहीं होता था। और आप बॉलीवुड मूवीज देखिए, जब उस समय की पृथ्वीराज कपूर की फिल्में देखिए, जितनी पृथ्वीराज कपूर से लेके उस जमाने की, जब शुरुआत में 1940s 50s में अगर आप मूवी देखेंगे तो मूवी सारी की सारी जो थी वो पारसी थिएटर की ही तर्ज पे चल रही थी। और वही कारण था इस पारसी थिएटर के डाउनफॉल का भी। उसी समय ये पारसी थिएटर लगभग लगभग आप 1850 के आसपास करीबन करीबन ये शुरू हुआ, मतलब 40 से 50 के बीच में कहीं पर शुरू हुआ। और
ये 1940 के आसपास ये अपना नीचे को आना शुरू हो गया। तो लगभग 100 साल तक तो इसने पूरा डोमिनेट किया, पूरे यहाँ का थिएटर को पूरा डोमिनेट किया, पारसी थिएटर। अब इसकी जो यूनिकनेस जो थी, अब बॉलीवुड का तो आपने, बॉलीवुड की जितने भी बड़ी-बड़ी फिल्म्स थी उस समय की, तो फिल्म देखेंगे कि तो उसमें पारसी थिएटर का पुट मिलेगा। मैंने शिवेंद्र एक वो डाले थे, कुछ 2 वीडियो डाले थे। क्या वो चल सकते हैं इसमें? वो कैसे चलते हैं? कविता जी आवाज नहीं आ रही है। जो मैंने जो वो डाले थे ना वीडियो, वो नहीं चल सकते पड़ती हैं है, आप? जो स्क्रीन ग्रुप शेयर करनी पड़ती है शायद। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी? मैं कर सकता हूँ यहाँ से स्क्रीन शेयर? आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप या कोई भी कर दे, वो जो मैंने ग्रुप में डाला है उसी को शेयर कर दे, कोई कर सकते हैं? ताकि वो सब लोग देख लेंगे तो ट्राई करती हूँ। तुम कर लेना संध्या, कविता, वो ठीक है। संध्या आप लिंक शेयर कर दीजिए, इसमें स्क्रीन शेयर कर दीजिए। वो जो दो वीडियो डाले थे मैंने, कविता जी कर लो, कोई कर लो, जो भी आप कर ठीक लीजिए है। कविता जी, इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप कर लीजिए। तब तक मैं थोड़ा नहीं, सा वो और भी शेयरिंग आगे केवल बढ़ जाऊं। होस्ट कर सकता है मैं और कोई नहीं अलाउ अच्छा, करेगा। होस्ट ही केवल कर होस्ट पाएगा, होस्ट अनुकृति जो भी हैंडल कर रहा है अनुकृति पे अनुकृति के जो नाम हैंडल से कर वही रही कर है। सकते हैं और कोई नहीं अगर कर आप सकता। परमिशन दे देंगे तो देन वीडियो तो नहीं है मेरे पास। चलिए, तब तक मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ। ये ग्रुप में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर नहीं भी हो रहा है तो आपसे मैंने 2 दिन पहले से डाला था, तो ये वाला जो वीडियो जो थे, 2 वीडियो थे, एक किशोर कुमार का था, सर एक किशोर और कुमार वाला देखा था मैंने। किशोर कुमार वाला है और एक और भी है, 2 वीडियोस हैं। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पारसी नाटक की शैली क्या थी, पारसी नाटक में बोला किस हिसाब से जाता था, गाया किस हिसाब से जाना था। मतलब आज के तौर पे अगर देखें तो कहीं पर बनावटी टाइप का भी आपको दिखाई देगा कि बनावटी सा बोलते थे, पर ऐसा नहीं था। वो एक पूरी शैली थी जिसे पारसी शैली ही कहा जाता है। वो एक बिल्कुल यूनिकनेस थी पारसी थिएटर की। अब इसमें क्या क्या होता था? एक तो होते थे पर्दे। पर्दे मतलब कर्टेन देखे होंगे, रामलीला तो सबने देखी होगी, सबने देखी है रामलीला। रामलीला में पर्दे देखे होंगे। रामलीला में वन का पर्दा अलग होता था, महल का पर्दा अलग होता है, नहीं होता? क्यों सुमित जी? ओ सुमित भाई, सुमित जी, रामलीला के हाँ पर्दे सर। तो देखे होंगे। हाँ सर, हाँ सर। रामलीला के पर्दे तो देखे हैं ना? बिल्कुल सर, देखे देखे देखे। तो बस जो पर्दे जो होते हैं, एक के बाद एक पर्दे लगे होते हैं रामलीला में, आपने जी देखे होंगे। जी तो सर। वही जो है ऐसे ही पर्दे जो थे, एक तो ये प्रोसिनियम थिएटर की तर्ज पे था। प्रोसिनियम थिएटर मतलब कि जो आपकी पीठ के पीछे जो है ये स्पेस, इसमें कुछ एक इल्यूजन पैदा करते थे। और उसमें क्या था कि इल्यूजन पैदा करने के लिए शुक्ला साहब भी आ गए। हाँ, तो इल्यूजन पैदा करने के लिए जैसे कहीं पर जंगल का सीन, एक कहीं पर बाग का सीन, कहीं पर कमरे का सीन, तो जितने भी जो सीन्स चल रहे होते थे आगे, तो कुर्सी मेज तो सब चीज मैंने ये भी बता दिया था आपको कि वहां पर यूरोप में जो 3 डायमेंशनल ये स्टेज बनवाया था, ठीक है, हेनरी आठवा ने। तो वो उसके बाद तो ये सोच लीजिए कि वो कब बनवाया था? वो बनवाया था 1840 के आसपास कुछ होगा, 1840-50। उसके बाद में तो खैर यहाँ पर ये तो है, कुर्सी मेज वगैरह सब लग रहा है, जैसे आपकी रामलीला में होता है, आपने देखा होगा पूरा सेट लगा हुआ है, पीछे पर्दे लगे हुए। उन पर्दों का इतना इंपॉर्टेंस था, सबसे पहला कर्टेन जो है उसमें उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का इश्तिहार और उसके बारे में होता था। जब बंद है पर्दा तो उससे लोग जो दर्शक आते थे वो पहचानते थे कि भैया ये फलानी कंपनी का है। इसके पीछे 7 या 8 पर्दे तो होते ही थे जो स्टेज के पीछे, जिसमें कि जो भी सीन उसने लगाना है तो उसमें वो पीछे कर्टेन बनते थे। तो इतने सुंदर सुंदर कर्टेन होते थे। उसके लिए पहले पहले तो विदेश से कारीगर बुलाए जाते थे उनको पेंट करने के लिए। अभी भी पर्दे तो रामलीला के बनते ही हैं, रामलीला के पर्दे बनते हैं, तो मथुरा की तरफ भी बहुत सारे लोग पेंट करते हैं ये रामलीला के पर्दे जो बनवाते हैं। तो इस तरह से क्या होता था कि ये
पारसी थिएटर के पर्दे बना करते थे। पर्दे जितने पहले पर्दे से लेके मान लीजिए करीबन करीबन 7-8 पर्दे तो होते थे और 14 बाई 28 फीट की उनकी डायमेंशन होती थी लगभग, जो स्टेज में जो लगते थे। ठीक है, अब मैंने ये भी बताया था कि वो पर्सपेक्टिव इल्यूजन क्रिएट करने के लिए ये पर्दे बनाए जाते थे। ठीक, और उसमें क्या था, जब ये नाटक होते थे, नाटक के बीच में जब बड़ा बड़ा नाटक हो रहा कहीं पर, कहीं बोरियत ना हो जाए, लोग वो इतने होशियार लोग पारसी थे कि वो ऐसा नहीं करते थे जैसे कि नाटक पूरा माना कि 1.5-2 घंटे का है तो 1.5-2 घंटे तक में वो एक ही मोनोलॉग चलेगा, वो नहीं होता था। तो उन्होंने कुछ 15-20 मिनट का कोई चीज कराया, फिर एक कॉमिक करा दिया, उसने सटायर करा दिया, थोड़ा व्यंग करा दिया, और उससे क्या होता था कि कोई एक जोकर आएगा या कुछ भी, कोई भी कॉमिक कैरेक्टर आएगा जो मनोरंजन करेगा, फिर वो चले जाएगा, फिर वो नाटक शुरू हो जाएगा अपनी जगह। तो इस तरह की चीजें जो थी वो बहुत सारी थी। और बीच बीच में क्या होता था कि शेरो शायरिया, जैसे माना नाटक चल रहा है, जैसे मध्यांतर करते हैं ब्रेक में, तो शेरो शायरिया, रामलीला भी नहीं कराया जाता, जैसे आपने रामलीला देखी होगी तो उसमें भी मध्यांतर बीच बीच में जो ब्रेक्स होते रहते हैं उसमें कुछ और कराते रहते हैं वो लोग। तो वो ये चीजें जो है, ये चीजें सब पारसी थिएटर से उठाई गई। ये सब चीजें जो है बीच में जैसे कोई और प्रोग्राम करा दिया, कुछ करा दिया, तो ये चीजें जो थी ये सारी की सारी पारसी थिएटर। और शेरो शायरिया जो है पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, बाद में ये शेरो शायरिया थोड़ी कम कर दी गई। ठीक, और जो रिहर्सल जो है 6-6 महीने तक रिहर्सल सोचिए कि इन नाटकों की हुआ करती थी। इतने परफेक्ट नाटक ये हुआ करते थे कि इनमें अच्छे अच्छे कलाकार और अच्छा पेमेंट भी बहुत अच्छा होता था इन सब कलाकारों को, और बहुत अच्छे लेवल में ये नाटक हुआ करते थे। अगर कोई भी पुराना है तो उसको पारसी थिएटर के बारे में तो ये जरूर होगा कि पारसी थिएटर मतलब हिंदुस्तान में ये सोचिए कि पारसी थिएटर की धूम थी, पारसी थिएटर बहुत बड़ी चीज थी। और इसके अलावा क्या है कि रन थ्रू होता था, रन थ्रू में डायरेक्टर अपने पास में एक डायरी भी रखा करता, मिस्टेक डायरी, कि क्या क्या मिस्टेक चल रही है। मतलब वो एक एक बहुत बारीकी से थिएटर को वो ऑब्जर्व करते थे, अगर कहीं पर कोई चीज गलती है तो उसको सुधारते थे, क्योंकि ये पूरा कॉमर्शियल थिएटर, मैंने बताया था आपको कौन सा, एमेच्योर थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर, तीसरा कॉमर्शियल थिएटर। ठीक, अब खास तरह का बोलने का उसमें अंदाज था, जो मैंने आपसे जो मैं कह रहा था ना, वो अगर लगा पाए कोई भी जो यहाँ पर है, बस मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा, उसके बाद कोई अगर लगा सकता है तो वो लगा लीजिएगा, ताकि सबको एक साथ दिख जाएगा। छोटे छोटे होंगे क्लिप, उसमें भी कुछ दिखा दीजिएगा, कोई बहुत जरूरी नहीं कि पूरा ही वीडियो दिखाना है, वैसे छोटे ही होंगे वो क्लिप। तो खास तरह के अंदाज में वो डायलॉग बोला करते थे। वो जो डायलॉग जो थे वो खास तरह के अंदाज में, हमें कई बार लगेगा कि चीखते थे, तुम्हें लगेगा कि यार ये तो इनका पिच बहुत ऊंचा था या ये वॉल्यूम बहुत ऊंची है, वो चीखते नहीं, ऐसा नहीं था कि वो चीखते हैं। आप कभी गौर से देखेंगे तो मुगले आजम है, मुगले आजम तो खैर बाद की है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा पुट मिलेगा। अगर पुराने वाले जितने ये पुराने वाले जो मिलेंगे फिल्म जो है पृथ्वीराज कपूर वगैरह की, तो उसमें आपको दिखेगा तो चीख नहीं रहा। हाँ, पर एक बात है कि वो उनके थ्रो करने का तरीका वही था, जो वॉइस को थ्रो करने का। पुराने जो थे आगा इश्क कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक, ठीक है, वृद्धचंद माथुर, मेहंदी हसन, ये सारे के सारे उस जमाने के ये नाटककार थे, नाटक लिखते थे ये लोग। राधेश्याम कथावाचक के तो कई सारे नाटक जो हैं वो रामलीला में खेले ही जाते हैं। श्रवण कुमार खेला ही जाता है, ये नारद मोह खेला ही जाता है। तो ये सारे नाटक जो हैं ये थे। अब एक चीज, एक जो प्रश्न है कि क्या रामलीला पारसी थिएटर है, अब आप लोग बताइए, आप सब लोग बताइए, क्यों साहब? सर आपने अभी बताया हाँ था सर। कि रामलीला जो है वो पारसी थिएटर है। एक चीज से मैं बता सकती हूँ, जो आपने पर्दे बताए हैं पीछे से, जो कर्टन्स बताए हैं, तो कर्टन्स जैसे आपने पारसी थिएटर के बताए, मोर और लेस रामलीला में भी वैसे ही पर्दे होते हैं। एक चीज से मैं रिलेट कर पा रही हूँ, और बाकी तो सर इंटरवल्स जो आपने बताया। इंटरवल भी पारसी थिएटर नहीं, ये क्या है और रामलीला रामलीला में में फिलर्स भी होते हैं सर, फिलर्स। तो फिलर्स ये हैं, ठीक। हाँ,
तो वो भी पारसी ये थिएटर ये के लिए चीज तो ये चीज क्या है ना, ये चीज तो ली है रामलीला ने, पारसी थिएटर जो चल रहा है उससे वर्तमान रामलीला ने ली, वर्तमान रामलीला जो है उसने ली है। इसका मतलब ये सर तो नहीं है कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता जी कि साहब, रामलीला से पारसी थिएटर ने ली हो? नहीं क्योंकि नहीं रामलीला तो हजारों साल से चल रही है। नहीं नहीं, रामलीला भी हजारों साल से नहीं है साहब, रामलीला सर भी हजारों साल से नहीं है। कोई हमें भी लगता है कि रामलीला हजारों साल से तो रामलीला भी नहीं है। पारसी थिएटर का क्या है ना सर, पारसी थिएटर किसको कहेंगे? पारसी थिएटर वो थिएटर है जो पहली चीज जिसको पारसी लोगों ने कॉमर्शियली इंडिया में किया, वो पारसी थिएटर है पहली चीज। दूसरी चीज, उस पारसी थिएटर की विशेषताएं जो थी, वो बोलने की जो शैली जो है, मैं वही कह रहा था कि जो मैंने ग्रुप में भी 2 वीडियो डाले, आप पारसी थिएटर के वीडियो आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे सब, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सब उपलब्ध है। अगर अभी कोई डाल देगा, कोई अगर अनुकृति इसमें एडमिन में कोई होगा तो वो शेयर भी कर सकता है, वो मैंने डाले हैं इसमें, तो उनको बस खाली लिंक को प्ले कर देगा तो दिख जाएगा। तो ये सोचिए कि पारसी थिएटर जो है वो, पर जो रामलीला जो है, रामलीला हम पारसी थिएटर नहीं कह सकते, क्योंकि रामलीला जो है उसमें पारसी थिएटर के कुछ पुट्स तो हैं, पर मैंने जब बताया पारसी थिएटर में क्या क्या चीज थी कि वो इतना कॉमर्शियल था, जो वो उस समय का जो पारसी थिएटर जो था, कि उसमें बच्चों के लिए क्रैश तक अलग बने हुए थे, वो सारी चीजें, मतलब वो क्या था कि एक कॉमर्शियल थिएटर था जिसको पारसी लोग करते थे, क्योंकि पारसी लोग पूंजीपति भी थे और व्यापारी भी थे, तो वो जानते थे कैसे मैं 2 रुपये लगा के 4 रुपया कमाऊंगा इस थिएटर। तो उन्होंने वो सारे नियम भी बना रखे थे यहाँ पर इसी थिएटर से। और उनकी जो पारसी थिएटर की जो यूनिकनेस जो थी, एक तो उसके पर्दे थे, प्रिंटेड पर्दे, कई तरह के पर्दे, क्योंकि यही यही चीज क्या थी कि जब ये क्लास में थे तो यही बात आई, तो हेमा सिंह जो एनएसडी की बहुत सीनियर प्रोफेसर है, वो रिटायर हो गई है, तो उन्होंने ये चीज क्लियर करी कि वो स्पीच में तो खैर वो मास्टर है, स्पीच में तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होंगे जो उनके बराबर स्पीच के विषय में जानते होंगे। तो उन और ये भी एनएसडी में यही पढ़ाती है आपके पारसी थिएटर को। तो पारसी थिएटर के बारे में, रामलीला में सबसे पहली बार रामलीला ही कहते थे, हम भी रामलीला ही कहते थे। यहाँ रामलीला पारसी थिएटर नहीं है, क्योंकि पारसी थिएटर वो थिएटर है जिसको पारसी लोग कराया करते थे, और उसमें कई तरह के माइथोलॉजिकल प्ले भी हुए, ऐसा नहीं है कि माइथोलॉजिकल, पर जो उनके बोलने की जो शैली जो थी, जो बिल्कुल डिफरेंट भिन्न टाइप की जो शैली जो थी, वो वो शैली से ही पारसी थिएटर पहचाना जाता है। और उसका अगर कोई यहाँ पर अभी भी अगर कोई अगर है तो उनको आप कोई भी प्ले कर देगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई है यहाँ पर अनुकृति वाले जो प्ले कर सके इसको? सर मैं किसी को होस्ट बना दूं? हाँ, किसी को बना के बस एक क्लिक करा दो खाली, क्या है एक किसको बना दूं? नहीं तो आप ही क्लिक कर दीजिए, आपके पास में नहीं एक्चुअली मैं लैपटॉप से हूँ और कल मैं मुझे ग्रुप में ऐड को किया भी कर गया है, दीजिए, पापा किसी ने को ऐड भी कर किया है। दीजिए, किसी को कर दीजिए आप, अच्छा ओके। सुमित जी को कर दीजिए, किसी को कर दीजिए जो जिनके पास में नेट ठीक होना चाहिए वहां पर, बस नेट ठीक होना चाहिए, तो ये कर दे तो मैंने आप सुमित अंकल को कर दिया है। सुमित बेटा जी आप उसमें क्लिक कर दो, फिर वो क्या? सुमित भाई आप उसमें क्लिक कर दो, जो 2 वीडियो जो वर्कशॉप वाले ग्रुप में भेजे हैं ना, अच्छा अच्छा, एक सेकंड, उसको शेयर कर दो, सीधे सीधे तुम्हारी शेयर स्क्रीन हो जाएगा एक मिनट। पहले वाले में, ताकि वो लोगों को अंदाजा आ जाएगा ना कि ये पारसी थिएटर ये है। अभी आया नहीं बेटा इसमें। देखना है तो आपको शेयर स्क्रीन करके वो वीडियो प्ले करना है। एक सेकंड, इसमें आ नहीं रहा है, शेयर स्क्रीन ऑप्शन नहीं आ रहा यार, कहाँ पे आता है? सर ये ग्रीन कलर का जो बीच में आ रहा है, जब आप क्लिक करते अच्छा हैं इस पे सॉरी, आ गया शेयर। तो शेयर आया है, आप देखिए शेयर पे लिखा हुआ है ना, शेयर के कर दिया, इसके कर दिया। हाँ इस पे क्लिक करिए और फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाके उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए।
इसमें ना ऑप्शन में व्हाट्सएप नहीं आ रहा, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब यूआरएल, स्क्रीन कैमरा और शेयर व्हाइट बोर्ड आ रहा है। मोहित जी जी सर इसमें व्हाट्सएप नहीं आ रहा है, फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब नहीं आ रहा है, चलिए छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है ना, आप सब लोग जितने चलिए भी सर, लोग देखा हैं, है, हम लोगों ने देखा है, दोनों वीडियो सबने देखे देखा थे। है ना। मैं कह मैंने रहा तो हूँ देखे हैं। जिन्होंने अगर नहीं भी देखा है तो आप जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। वो 2 वीडियो तो मैंने भेजे हैं, उनको भी चेक कर लीजिएगा, कोई और भी देख लीजिएगा। तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसको पारसी थिएटर की यूनिकनेस क्या है जो बोलने में, और उसमें क्या है, म्यूजिक की जो है डोमिनेंस है, म्यूजिक की डोमिनेंस है, साथ में ये जो एक विशेष तरह की शैली है उनकी बोलने की, वो शैली थोड़ी भिन्न है। और तो ये पारसी थिएटर पे हमारा पूरा जो है, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त है। अगर किसी को कोई और प्रश्न है इस पे, पारसी थिएटर पे, तो ये कर लें, क्योंकि फिर हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। हाँ, सुमित जी ने शायद ये कर दिया। हाँ, ये आ गया, आ गया, आ गया। आ रहा है सुमित जी। सर आप अपनी स्क्रीन पे व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप। हाँ मैम ये खुल गया। क्लिक कर दीजिए व्हाट्सएप की। वर्कशॉप व्हाट्सएप में ये ग्रुप को ही खोलिए, यही वाला जो हमारा वर्कशॉप ग्रुप है। हाँ ठीक है, इसमें ही और ऊपर जाइए, और ऊपर, 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 एक एक तो ये खोल दीजिए, ये खोल दीजिए, ये जो ये दिख रहा है ना, हाँ ये वाला, ये किशोर कुमार वाला, ओके। ये खोल दीजिए एक, ठीक है ना, एक इसमें। आवाज भी आ रही? आवाज नहीं आ रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल से आपने वो लगा रखा होगा ना, ईयरफोन लगा रखा है। ईयरफोन को हटाना पड़ेगा शायद इसमें, ऐसा तो नहीं है? ईयरफोन तो नहीं हटाना इसमें? हाँ, आने लगे। हाँ सर क्लोज कर दूं? नहीं नहीं, आवाज आई थी क्या? आवाज तो आई नहीं किसी को। नहीं सर, आवाज नहीं साउंड आवाज प्ले नहीं आई, मैंने। साउंड ही नहीं आया। मेरे ख्याल से आपको ईयरफोन हटाना पड़ेगा अपना। अच्छा और ऐसा तो ठीक है। नहीं है, ये यही वाला वीडियो पर आवाज आ जाए, बाकी चीजें तो तभी देख लेंगे शायद। आवाज अभी भी नहीं है। सर आवाज नहीं नहीं नहीं, आवाज नहीं। नहीं नहीं, अभी भी नहीं, नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, कोई नहीं, हम आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको सब लोग बाद में भी देख लेंगे, क्या है, ये सब लोग देख लेंगे।
नहीं, ये नहीं, आवाज नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। सुमित जी बैक कर लीजिए, फिर अब आगे वाले टॉपिक्स को करते हैं। आवाज नहीं आ रही, बैक कर लीजिए, बंद कर लीजिए, बस हो गई। बंद कर दूं सर? हाँ बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। बंद कर दिया सर, दूसरा वाला ही प्ले करना है? नहीं 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 नहीं, अब मत करिए, अच्छा क्योंकि ऐसा ना अच्छा। आवाज नहीं है ना। नहीं, साउंड तो सर मैंने फुल कर दी थी। नहीं नहीं, आप तक आ रही है ना, यहाँ कहीं नहीं आ रही आवाज आवाज। लेकिन आप सर, आप बीच में कुछ बोल रहे तो सुन रहा था मैं। नहीं, मेरी आवाज तो आएगी, आपकी अच्छा वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ये नहीं ओके। आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ की रही। आवाज सर, ये लैपटॉप से तो नहीं होगा? शिवेन से पूछिए, ये बता सकता है। नहीं नहीं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा ना अच्छा सब मोबाइल में कल देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं, वो छोटी सी बात है, वो तो सब कोई भी देख सकता है। ठीक, तो अब हम इसको वो कर दिया ना आपने, स्क्रीन को हटा दिया, हाँ हाँ सर, हटा। हटा दीजिए आप ये, बस ठीक है। अब हम, ये क्लियर हो गया ना सबको? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और मेरा मकसद है कि आपको जितना मैक्सिमम हो सके इस बीच में जितना मैक्सिमम हो सके वो चीजें आप तक तो पहुंचे। बस, तो एक दिन का जो हमारा जो मिस हुआ है उसको ठीक है, हम एक दिन आगे को देखेंगे। अभी जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं प्ले राइटिंग, नाटक लिखना। ठीक, नाटक लिखने का मैंने जो इससे पहले आपको 2 दिन पहले, उसमें भी जिस दिन हमने वर्ल्ड ड्रामा कराया था, इंडियन हिस्ट्री जब करवाई थी, तो उस दिन यहाँ पर इंडिया में नाटक की परंपरा, नाटक लिखने की परंपरा पे हमने शुरुआत की। और उसमें नाटककार कौन कौन है हमने ये बताया था कि कौन कौन नाटककार, महाराष्ट्रीयन नाटककार जो है, महाराष्ट्रीयन नाटककार को किसने ट्रांसलेट किया, कब किया, कैसे किया, वो सारी डिटेल की थी। और जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए बताऊं कि हिंदुस्तानी जो रंगमंच है लेखन, उसमें महाराष्ट्रीयन रंगमंच जो है, महाराष्ट्र तो सोचिए कि पूरा डोमिनेट किया है। और जितने आपके नाटककार हैं उनमें से ज्यादातर जो बड़े बड़े नाटककार हैं उनमें महाराष्ट्रीय नाम ही ज्यादा मिलेंगे। तो अब हम आ रहे हैं प्ले राइट। अब प्ले राइट पे, ये मैं प्ले राइट जो कह रहा हूं इस पे एक्टिंग से कनेक्ट करते हुए भी कर रहा हूं। ठीक है, कि जो लोग इसमें हैं इसको थोड़ा सा एक्टिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्टिंग के लिहाज से भी और प्ले राइट, दोनों चीज इंटरेस्टिंग है। अब ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियन, ठीक, सब लोग अटेंटिव हैं बिल्कुल, ये बताइए। यस सर। ठीक, अरे सर जी सर। तो नहीं, केपी सर तो नहीं है ना इसमें? नहीं है ना, केपी सर तो नहीं है ना? चलो नहीं है, कोई नहीं। तो जो ज्यूज होते हैं, ठीक, और क्रिश्चियंस और कौन, मुस्लिम, 3 लोग जो हैं, 3 लोगों का एक कॉमन वन रूट है। समझ रहे हो कैसे वन रूट है? कि जो पैगंबर हैं, पैगंबर कहीं ना कहीं मोजेस और ईसा मसीह, ठीक, और इस्लाम में, तीनों तीनों के जो रूट जो है पैगंबर, वो उनके पैगंबर को ये भी मानते हैं, इनके पैगंबर को वो भी मानते हैं। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि वो जो एक रूट है वो क्या मानते हैं कि अब ये राइटिंग में कैसे कनेक्ट हो गया, देखो राइटिंग में कैसे कनेक्ट हो गया है, लिखने में कैसे कनेक्ट हो गया। अगर पैगंबर, अगर मोहम्मद साहब हैं वहां पर, वहां मोजेस हो गए, वहां पर हो गए कौन, ईसा मसीह। तो अब ये हमारी राइटिंग को कैसे कनेक्ट कर रहा है? उनमें एक रूट है, एक रूट है। मतलब अगर आप मोहम्मडन्स को भी देखेंगे, मोहम्मडन्स कहेंगे कि, तो पैगंबर में वो हजरत मूसा कहेंगे, मोजेस को, ठीक है। और ईसा मसीह भी उनके पैगंबरों में ही आते हैं। आखिरी पैगंबर जो है वो उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब।
उसी तरह से उनका भी है, उनका भी है। तो यानी कि सिंगल रूट। और सिंगल रूट जो है, सिंगल रूट का मतलब क्या हो गया, इनकी जो मान्यता है वो क्या है, एक इंसान जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है और अपनी जर्नी ट्रेवल करता है, लास्ट में मरता है, मरने के बाद कहानी खत्म। ये तो है ना। उसके बाद में क्या होता है, जो जजमेंट डे जो आता है, जजमेंटल डे में उसका फैसला होता है, वो ऊपर जाता है नीचे जाता है। यही तो है, यही है, कोई और कोई चीज है बताइए। यही तो है ना। इंसान एक जन्म लेता है, वो अपनी जर्नी खत्म करता है और जर्नी खत्म करने से ही उसकी सारी जितनी कहानी है वो इतनी खत्म हो जाती है। अब हिंदुइज्म, सिखिज्म और जैनिज्म ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई यहां से इसने जन्म लिया, यहां से यहां तक ये गया, अब ये फिर जन्म लेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर तीसरा जन्म लेगा, फिर यहाँ जाएगा। इसकी कहानी जो है, इसकी क्या हो रही है, पूर्व जन्म पर सर आप कहानी म्यूट हो गए। है। मैं म्यूट हूँ क्या? नहीं अब ठीक है, अभी हाँ, आप ये म्यूट हो किसी गए का थे। कॉल आ गया तो मैं इसमें यहाँ से वो भी कर देता हूँ। मैंने डू नॉट डिस्टर्ब में तो डाला था। ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें जो पूर्व जन्म पर ये कहानी हमारी हिंदूज की आधारित है, मोहम्मडन्स की, बाकी क्रिश्चियंस की और ज्यूज की जो है वो है एक लाइफ है, सिर्फ एक लाइफ। उसके हिसाब से ही इनकी जो जो कहानियां बनती हैं, जो प्ले बनते हैं, वो सिंगल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक खत्म हो जाता है लाइफ स्पैन। और इनका जो होता है, जो हिंदूज का, सिख्स का और जैन्स का, ये खत्म होता है, फिर ऊपर को बढ़ते रहता है, फिर ऊपर बढ़ते रहता है, फिर ऊपर बढ़ते जाता है। तो इनका जो है वो कैसा हो जाता है, इनका लाइफ साइकिल जो है वो हो जाता है स्पाइरल। स्पाइरल जानते हैं ना आप लोग, स्प्रिंग कैसा होता है, स्प्रिंग ऐसे घूमता है, फिर ऊपर को आता है, फिर ऊपर को आता है, फिर ऊपर को आता है, तो ये तो चलते रहता है। उनकी लाइफ जो है, उनकी जो मान्यता है उसके हिसाब से जो उनका जो लाइफ साइकिल जो जाता है वो जाता है स्पाइरल। और इनका इसमें स्पाइरल वाले में क्या होता है, वर्टिकल ग्रोथ भी होती है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ तो हो ही रही है कि पर एक वर्टिकल ग्रोथ भी है। और एक समय पे ये मानते हैं कि निर्वाण होता है, मोक्ष होता है या महानिर्वाण होता है, जहां पर स्टॉप होगा। यही मानते हैं, बताइए। जी सर। तो इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है कि नो डिफिनेट बिगिन, मिडिल एंड एंड। कोई निश्चित शुरुआत नहीं है, मध्य नहीं है और खत्म नहीं है। ठीक। और जो ये तीन का मैंने बताया, तीन धर्मों का, वो बताता है कि भैया यहाँ से यहाँ तक लीनियर है, लीनियर है, यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म होता है। तो इससे ही क्या है कि उनकी कहानी जो है वो जब भी उनकी कहानी बनेगी तो वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ खत्म हो जाएगी। हो सकता है हमारी कहानी में कि ये बनेगा कि यहाँ तक ये आया, अब ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये दोनों जगह की आइडियोलॉजी सर, अपनी है, आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी के हिसाब से कहानी बदलेगी, कहानी लिखने का तरीका ही बदल जाएगा पूरा। जी जब सर। हमारी आइडियोलॉजी जो है तो उस हिसाब से कहानियां बनेंगी। आप यहाँ की जितने भी पुराने वाले देख लीजिए, पौराणिक से लेके सब, तो वो बिल्कुल एकदम कहीं ना कहीं पर आपको आइडियोलॉजी वही मिलेगी जो मैं कह रहा हूँ। तो अब दूसरी चीज क्या है, कभी भी कोई कहानी लिखी जाती है या कोई भी एक फिल्म होता है, सिनेमा होता है, मैं थोड़ा थोड़ा कनेक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो टाइम और स्पेस से कंसर्न होता है। ठीक। वहां पर भी मैं इसको डिटेल बताऊंगा फिल्म में, पर यहाँ पर मैं छोटा सा ही दे रहा हूँ, टाइम एंड स्पेस, समय। अब देखो, यहाँ देखो कितना आसान है। टाइम क्या हो रहा है, 9:48 हो रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर इतने लोग दिखाई दे रहे हैं सारे, ठीक है भैया लोगों, ये इतने लोग जो तुम सब दिख रहे हो, ये अलग अलग स्पेस पे हो। मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, तुम अपनी जगह बैठे हो, 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 और कई शहरों में भी होंगे। ठीक। तो इतने स्पेस और वन टाइम है कि नहीं,
एक टाइम में इतने स्पेस। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक स्पेस और टाइम बदलते रहता है। मैं एक पेड़ है, पेड़ के पास में साहब एक कुछ भी है, माना दुकान है, उस दुकान में मैं आज का दिखाऊं, आज से 2 साल बाद का दिखाऊं, 3 दिन बाद का दिखाऊं, तो वो सारी चीज है, दैट्स वन स्पेस एंड टाइम चेंज। और स्पेस भी बदल रहा है, टाइम भी बदल रहा है। सारा खेल फिल्मों में, थिएटर में, कहानी में टाइम एंड स्पेस का ही है। अब टाइम और स्पेस जो हमारे हिंदुस्तानी जो नाटक है उनमें कैसे बदलता है, ठीक है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम से हम थोड़ा सा एक अंश लेते हैं, ठीक। राजा दुष्यंत जो है वो अपने रथ में चल रहे हैं। अब पहले जंगल में गए, पहले रथ में बैठे, रथ के बाद में रथ जंगल में जा रहा है, ठीक। रथ में बैठे दुष्यंत, रथ कहाँ गया, जंगल में गया। जंगल से वो क्या गया, महर्षि कर्णव के आश्रम में गया। महर्षि कर्णव के आश्रम में गया तो वहां पर शकुंतला मिली, तो फिर महर्षि कर्णव के आश्रम के भीतर वो चले गए। तो अब क्या है, टाइम जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहा है तो स्पेस भी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। उस एक नाटक में हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब ये रथ में बैठा था, अब ये रथ से वन में गया है और वन चल रहा है, लगातार वन चल रहा है अगल बगल में। अब वन के बाद में क्या है कि वो कर्णव के आश्रम में गया, कर्णव के आश्रम में बाहर आंगन से गए होंगे, भीतर तक गए, तो वो सारा का सारा स्पेस बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था नाट्यशास्त्र के समय कि हमारे इंडियन जो नाटक लिखने का तरीका है और करने का तरीका है वो इतना आसान भी है और इतना ब्रिलियंट भी है कई बार, कि हमारा जो उद्घोषक होता है वो एक चक्कर लगाता है, वो कहता है कि जी महाराज महल में पहुंच गए, और महल में पहुंच गए। अब वो कहता है जी राजा हमारे बाग में टहल रहे, और बाग में टहलने लग गए। तो इतने में, पर अगर यूरोपियन स्ट्रक्चर होगा तो उसमें प्ले में सेट लगेगा, टाइम और स्पेस को बदलने के लिए सेट लगेगा। आपने देखा जब 1 एक्ट प्ले, 2 एक्ट प्ले, 3 एक्ट प्ले, जितने भी एक्ट का भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। एकांकी हो गया 1 एक्ट प्ले, उससे ऊपर को जितने भी एक्ट होंगे, जितने अलग अलग, तो वो उतने एक्ट प्ले जो बनेगा, तो उसमें पूरा ही, अभी महल का सीन लगा हुआ है, अभी जंगल का सीन लगा हुआ है, तो जंगल का पूरा सीन लगा है। पर यहाँ पर फॉर्मेलिटीज इतनी नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे घूमा, उसने कहा ये वन में पहुंच गए तो वन में पहुंच गए। ये हमारी पद्धति का प्लस पॉइंट भी है कहीं ना कहीं उनके मुकाबले। उनके जितने तामझाम है उससे ये बहुत आसान से हो जाता है, ठीक। तो इसमें कुछ डाउट है, किसी को कुछ है, अब पूछो बताओ। फिर मैं अब ये नाट्यशास्त्र के हिसाब से प्ले राइटिंग जो है, ये एक चीज जो मैं बता रहा हूँ ना, ये अगर कोई भी नाटक नहीं भी लिखेगा, माना फिल्म राइटिंग कर रहा है, किसी तरह की कहानी लिख रहे हो, तो किसी तरह की कहानी को कुछ भी लिखोगे, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट फिल्म बनाओगे तो शॉर्ट फिल्म लिखोगे तो सही, बनाओ कैसे, ऐसी बन जाएगी, कहाँ से लाओगे कहानी। अगर कहानी लाओगे बनाओगे तो उसमें जो बातें मैं कह रहा हूँ, इन पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तभी वो कहानी दर्शकों के देखने लायक होगी, ये सोचिए। इसमें अब आप लोग कोई चीज अपने हिसाब से बताइए 2 मिनट के लिए, सर ये आपको जब क्या चीज, हाँ, कोई बताओ। फिल्म बनानी होती है, शूट करनी होती है, हाँ, तो पहले स्टोरी जो होता है, स्टोरी का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। जो क्या चीज? प्लॉट स्टोरी का, सर जो स्टोरी लाइन हमने चूज की उसका कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, पहली चीज। और फिर जब उसको प्ले राइटिंग का जो पार्ट आता है, हाँ, तो उसको सिर्फ ऑन पेपर ही हमें पहले डिसॉल्व कर लो सारी चीजें, हाँ, कागजों पे ही नहीं, सारे इश्यूज को रिजॉल्व करो अभी, तभी हाँ, उसको हम उसके, क्योंकि उसका जो लेखन होगा उसके बाद ही वो स्ट्रांग बनेगा, उतना ही अच्छा वही तो बनेगा। मैं कह रहा हूँ। लेखन में मैं तो अभी, क्योंकि मैं अभी नाटक की बात कर रहा हूँ, तो मैं हम्म। नाटक के लिहाज से मैं एक चीज कहूंगा कि आपको, अगर अगर आपको नाटक में, क्योंकि वही चीज मैंने कहा कि फिल्म में भी अप्लाई हो, जी। वो तो फिल्म में अप्लाई हो, पर अभी हम नाटक लिखने की बात कर रहे हैं फिलहाल। पर जो मैं ये बातें जो कहूंगा, ये सारी की सारी ये फॉर्मूले जो हैं
उस समय फिल्म के समय पे शायद ना बोल पाए या ना आ पाए, पर ये कंसेप्ट फिल्म राइटिंग में ये पूरा काम करेगा, ये वाला जो अभी हम नाटक में लिखन में कर रहे हैं। तो इसमें कोई और चीज कुछ आपको लग रही है या कोई और, या नाटक लिखने में जो मैंने बताया, ये कौन सा ज्यूज के बारे में बताया, क्रिश्चियंस और इस्लाम, और मैंने ये जो हिंदुइज्म बताया, मैंने ये स्पाइरल ग्रोथ होती है इसकी, इसकी स्प्रिंग की तरह ग्रोथ होती है ऊपर को इसमें, या ये इसका एक डेफिनेट मिडिल, बिगिन मिडिल एंड एंड होता है, उसका जो है लीनियर ग्रोथ होती है यहाँ से यहाँ तक की। उसके अलावा टाइम एंड स्पेस, मैंने इतना ही बताया। और शेक्सपियर में जैसे एक डेफिनेट बिगिन होगा, एक डेफिनेट मिडिल होगा, एक डेफिनेट एंड होगा शेक्सपियर के प्लेस में, है ना। यूरोपियन प्लेस में सेट्स की बात है। इतनी बातें जो मैंने बताई, इस पे कोई भी आपका विचार है तो ये बताइए, ताकि मैं आगे को क्लियर करूं। और निसंकोच होके बोलिए। तो ये तो जब थिएटर की वर्कशॉप कर रहे हो तो थिएटर में तो पहले ही निसंकोच रहिए ना। कोई सोचिए मत कि ये गलत होगा सही होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, सब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बताइए। सर 1 एक्ट प्ले के बारे में आपने बताया था जी, उसके बारे में सर थोड़ा सा बता दीजिए। 1 एक्ट प्ले और 2 एक्ट प्ले जो आप कौन बोल रहे हैं? ये कौन बोल रहे हैं? हिमांशु सर। ये जो हिमांशु। भी जिसको भी क्वेश्चन रेज करना हो ना, वो वीडियो ऑन करके रेज करे। एटलीस्ट मोहित जी को पता तो चले कि कौन उनसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये हो गया। मैं 1 एक्ट प्ले जो मैंने बताया था आपको परसों, आप हिमांशु जी नहीं होंगे ना क्लास में? अब आज जी तो सर नहीं था मैं। नहीं थे। तो 1 एक्ट प्ले का मतलब है कि एक ही एक्ट, एक अंकी नाटक कहते हैं। एक ही एक्ट मतलब कि एक सीन खुला, एक सेट लगा, माना एक सीन खुला, और वो सीन में ही अब क्या है कि उसमें माना सपोज करो, मैं बता रहा हूं आपका एंटोन चेकोव का ये द प्रपोजल नाटक है, ठीक है। द प्रपोजल नाटक है तो वो क्या है कि उसमें कैरेक्टर का नाम तो मैं भूल रहा हूँ पूरा वो, क्योंकि उसमें उनके मकान का है, उनके मकान का है। तो बाप बेटी बातें कर रहे हैं, बाप बेटी बातें कर रहे हैं। पहले बाप बेटी की बातें करने में एक पड़ोसी आ गया, जो पड़ोसी है वो बात करी उसने। फिर उसके बाद में उन दोनों का झगड़ा हो गया। मतलब मैं खाली वो बता रहा हूँ अगर कि झगड़ा हुआ, वो कहने लगा जी मैं मतलब उसकी जमीनें इनसे लगती हुई हैं, मैं खाली उदाहरण दे रहा हूँ, उसकी जमीनें इनसे लगती हुई है, तो वो अपनी बहसबाजी करने लगा। इन्होंने कहा नहीं हम देखते हैं तुझे कैसे करता है, धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद में वो जाता है उससे, फिर इनका झगड़ा हो गया, उसे भेज दिया, फिर आया वो दूसरी बार में। तो वो हाँ, फिर उसके बाद में कहीं बात कुछ ऐसी आई कि उसके पास में पैसा आ गया जो भी था, फिर ये सोचते हैं कि इसकी शादी करा दें लड़की से, ऐसा कुछ है। तो उसके बाद में वो मतलब फिर जाता है, ये होता है, कई सारी घटनाक्रम घटते हैं, पर वो हो कहाँ रहा है? उस एक मकान में हो रहा है। उस एक ही मकान में स्पेस कौन सा है? एक मकान है। टाइम बदल रहा है, टाइम बदलने में लगा है। तो जब है तो उसमें सिर्फ एक सेट कौन सा लगा? एक मकान का, ठीक है नहीं। 1 एक्ट लगा, सीधे सीधे 1 एक्ट लगा। अगर इसके बाद मकान के बाद में अगर वो दूसरा वाला एक्ट लग जाता, माना सपोज करो वहां से वो स्कूल का होता, तो वो स्कूल की कहानी बनती, स्कूल में चल रहा होता फिर वो, तो स्कूल का सेट लगाना पड़ता, नहीं लगाना पड़ता। तो ये 1 एक्ट हो गया, पूरा का पूरा 1 एक्ट हो गया। एक ही सेट लगा, और उसके बाद में जैसे ही अगर दूसरा वाला जब ये आएगा एक्ट, जब एक्ट जब आएगा तो दूसरे एक्ट के समय में दूसरा सेट लगेगा। मतलब की बात ये है, ठीक। यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। ये तो क्लियर है नहीं? तो यस सर। अब किसी और को भी डाउट है बताओ, तो हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मकसद की बात ये है ना, आप सबका इंटरेक्शन भी होना चाहिए। और कोई है साहब जिनका इस विषय में कुछ कोई डाउट है या कुछ है? अंकित कोई डाउट है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं बता रहा हूं नाट्यशास्त्र के हिसाब से जो प्ले का स्ट्रक्चर क्या है। नाट्यशास्त्र, ठीक है। नाट्यशास्त्र के हिसाब से अवस्था के आधार पर
जो है, अवस्था में क्या है कि अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम को ही ले लेते हैं। शकुंतला जो है, इसमें राजा दो जो है वो एक ट्राइबल लैंड में, एक जंगल में मान लो वो एंटर किया। अब सबसे पहला जो इसका पॉइंट जो होता है, अवस्था के हिसाब से पहला पॉइंट होता है आरंभ। कभी भी किसी नाटक का जो पहला पॉइंट है, किस नाटक, ये मैं बता रहा हूँ कौन सा, नाट्य शास्त्र के हिसाब से आरंभ होगा। सबसे पहले आरंभ, नाटक का आरंभ है। तो नाटक का आरंभ मतलब नाटक का प्रारंभ, शुरू करना है नाटक। उसके बाद में दूसरा जो आता है इसमें, इसकी अवस्थाएं नाटक की, वो आता है प्रयत्न। समझ गए? दूसरा प्रयत्न। अब प्रयत्न क्या है, वो दुष्यंत जो है, राजा जो है, वो शकुंतला से मिलने का प्रयास करता है और उसे पाने का प्रयास कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा है? नाटक तुमने इतना तो सबको पता ही होगा, ठीक? शकुंतला वाली कहानी तो सबने सुनी होगी इतने सालों में, क्यों भैया? सबने सुनी होगी, ये तो कोई ऐसी कहानी नहीं है जो नहीं सुनी होगी, सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो अभी मैं आगे थोड़ा सा बता भी दूंगा, तो अपने आप जिसने नहीं भी सुनी है वो भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब तीसरा, पहला कौन सा है? आरंभ है, दूसरा है प्रयत्न है, तीसरा है प्राप्ति संभव। प्राप्ति संभव मतलब शकुंतला मिल रही है, ठीक, वचन देते हैं कि भैया हम एक रहेंगे, और जो शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसके बाद में क्या होता है कि उसका एक पुत्र भी हो जाता है। पुत्र होने से पहले की बात है, पुत्र होने से पहले प्रेग्नेंट जब होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो महर्षि जो होते हैं वो कहते हैं भैया अब तुझे तेरे घर में छोड़ने का समय आ गया, तो उसको विदा करने को ये लोग जा रहे हैं। अब वो राजमहल को जाएगी ना, वहां क्या हुआ वो एक अलग बात थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है? हाँ। प्राप्ति संभव, ठीक है? ले यहाँ पर हो गया क्या? प्राप्ति संभव हो गया। अब इसके बाद में नियताप्ति। नियताप्ति क्या है? नियताप्ति इसके बाद में अब दुष्यंत ने जो है उसको पहचानने से इनकार कर दिया, शकुंतला को, कि भैया हम पहचानते ही नहीं। तो शकुंतला ने एक ऐसा शब्द कहा उस समय जो बिल्कुल एक तरह से, जो मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अनार्य मतलब कि आप आर्य नहीं है, आप एक सम्मानित पुरुष नहीं है। अनार्य, जैसे आर्य कहते हैं ना किसी को, किसी से आप बात करते हैं तो जब उस काल में तो आर्य कहते थे ना, आर्य मतलब रिस्पेक्टेड सर, और अनार्य मतलब ठीक उसका उल्टा, जिसका कोई सम्मान नहीं। तो शकुंतला को कहना पड़ा अनार्य, ठीक। तो ये सोचिए कि अब पहचानने से इनकार करा और उसने कह दिया अनार्य। अब शकुंतला अपने चली गई। इसके बाद में मछली वाला प्रकरण हुआ, ये पता ही है सबको कि मछुआरा एक मछली लेकर के आया, मछली लेके आया तो फिर उसके बाद में मछली से अंगूठी निकल गई। अंगूठी देख करके इनको याद आ गई कि अरे ये तो क्या कर दिया, गलत कर दिया, वो चले गई। अब वो खोज में निकल रहा है राजा किसकी? शकुंतला की। वहां से याद आ गई। तो ये जो है ये सारा का सारा क्या है? नियताप्ति। नियताप्ति के बाद में फलागम। फलागम में क्या होता है? दुष्यंत को लास्ट में ये फल हो रहा है, उस नाटक का फल, उस कहानी का फल। उसको क्या मिला? पुत्र मिल गया। और शकुंतला को क्या हुआ कि शकुंतला देवलोक चले गई, ठीक। तो ये है अवस्था के अनुसार नाट्य शास्त्र में कहानी कैसे आगे को जाएगी। इसको मैं एक बार रिपीट कर दूं फटाफट, क्यों भाई लोग? ठीक है, कर दूं रिपीट फिर से एक हल्का सा? जी सर। ऐसा ना बहुत जल्दी हाँ जल्दी जी। हो गया होगा, मुझे समझ में आ रहा, पर तुम पहली बार कर गए तो अब दूसरी बार में ही आ जाएगा पकड़ में। सबसे पहले क्या है कि अवस्था के अनुसार पहला है आरंभ, नाटक का आरंभ हो गया। आरंभ होते ही प्रयत्न, आरंभ के बाद में नाटक में प्रयत्न होंगे किसी चीज के लिए। दुष्यंत ने शकुंतला को पाने का प्रयत्न। प्राप्ति संभव,
अब जब प्राप्ति संभव लगने लगे तो शकुंतला मिली, शकुंतला को वचन दिया, बाकी उसके बाद में कहानी पता ही है। और वहां तक है प्राप्ति संभव जहां पर कि वो बेटी को वहां वन तक छोड़ने जा रहे हैं। प्राप्ति संभव है ना, उनको लग रहा कि हाँ भाई आगे इससे काम बनेगा। अब नियताप्ति, नियताप्ति क्लाइमैक्स आ गया। उसे पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया, उसने बोल दिया अनार्य बोल दिया, वो मछली वाला प्रकरण हो गया। शकुंतला को याद आई, इनको याद आई थी शकुंतला की, और खोजने को निकल जाते हैं। ये हो गया। अब आ गया फलागम। फलागम यानी कि फल आ गया। फल में क्या हुआ, उन्होंने भैया इनको पुत्र मिल गया एक, लास्ट में इनको पुत्र मिल गया। वो कहाँ चले गई, देवलोक को चले गई शकुंतला। तो ये हो गया इसका फलागम। ये सारी क्या है, अवस्था, ये नाटक की अवस्थाएं हैं ये वाली। अब दूसरा क्या है, अब अर्थ प्रकृति के हिसाब से नाटक की अवस्थाएं। ये किसमें, ये बता रहा हूं मैं नाट्यशास्त्र में। अर्थ प्रकृति के हिसाब से नाटक की अवस्थाएं। पहला क्या है, बीज। बीज होता है ना, सीड। तो नाटक का आरंभ करने में सीडिंग करते हैं। प्रॉब्लम कहां पर है, समझ लो। जो समस्या है पहले तो उसको सीड करोगे ना। कभी समस्या कोई तो, या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, उसको सीड करोगे तभी तो आगे को बढ़ेगा। तो नाटक में हमने क्या किया, जो कहीं से आवाज आ रही है, चलो, नाटक को आरंभ किया, नाटक में सीड करा। नाटक आरंभ करने में सीडिंग, प्रॉब्लम कहां पर है उसको सीड, बीज हो गया। अब इसके बाद में दूसरा है बिंदु। बिंदु में बीज में हरे हरे पत्ते आने लग गए, प्रॉब्लम बढ़ने लग गई। यानी पहले वहां पर प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम बढ़ेगी किसमें, बिंदु में, मतलब कि प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा पत्ते आ रहे। अब आ गई पताका। पताका मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई। ठीक। अब चौथा है प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रयास होंगे कि भाई अब इसको ठीक करना है। ठीक। और कार्य, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये इसको रिपीट करें। अर्थ प्रकृति के रूप में, अर्थ प्रकृति के रूप में पहले बीज हो गया, नाटक का बीज डाला। नाटक के बीज में बिंदु है, बिंदु में थोड़ा थोड़ा हरे हरे पत्ते उगाए। इसके बाद में पताका है, वो कहानी में जो टेंशन जो है, जो सुमित तुम्हारे लिए भी, अगर कहानी में जो टेंशन जो था उससे क्या हो गया कि टेंशन क्लाइमेक्स तक पहुंच गया। फिर इसके बाद में प्रक्रिया हो गया, सॉल्व करने का प्रयास हुआ कैसे कैसे करा जाए। उसके बाद में लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये हमारा हिंदुस्तानी स्ट्रक्चर है जो मैंने बताया। एक अवस्था के बेस में नाटक की जो अवस्था है, पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक, ऐसे ऐसे हुआ ना। अवस्था में कौन सा, आरंभ हुआ, शुरू हुआ, फिर प्रयत्न हो गया, फिर प्राप्ति संभव हो गया, फिर नियताप्ति हो गया, फिर फलागम हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा। मैंने इसके उदाहरण भी आपको दे दिए 2 बार। इसके बाद में अर्थ प्रकृति के रूप में, अर्थ प्रकृति में बीज डाला मैंने, बीज में बिंदु आया, बिंदु में मतलब थोड़े पत्ते आए, पत्ते के बाद में फिर उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ी, बढ़ने के बाद क्लाइमेक्स आ गई, क्लाइमेक्स के बाद फिर उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करोगे, फिर कार्य करोगे। ये सब नाटक, सब कहानियों को लिखने का एक फॉर्मूला बनाया। ठीक, इस फॉर्मूले से आपने कहानी या नाटक को लिखोगे। ये किसके हिसाब से है, ये किसके हिसाब से है, नाट्यशास्त्र के। ठीक, सही हो गया। क्यों जी, सर फिर से एक बार फिर से फिर बताते थे। नाट्यशास्त्र के हिसाब से अवस्था को अगर बेस मानो, अवस्था मतलब सिचुएशन, जी सर। को बेस मानोगे तो सबसे पहले नाटक का क्या करोगे, आरंभ करोगे। ठीक, फिर प्रयत्न करोगे, फिर उसके बाद में कोई प्रयत्न होंगे कि हाँ भाई अब ये प्रयत्न करे जा रहे हैं, ये फिर प्राप्ति संभव लगेगी। उस नाटक का जो रिजल्ट जो है उसकी प्राप्ति संभव लगेगी, उसके लिए बढ़ेंगे। फिर नियताप्ति मतलब क्लाइमेक्स पहुंच जाएगा।
फिर फलागम आएगा। फलागम में क्या चीज रिजल्ट आनी है ये बता रहे हैं नाट्यशास्त्र के हिसाब से। अब इसके बाद में क्या है कि अर्थ प्रकृति के रूप में कहानी की बीज हुआ। दोनों चीज अलग अलग हैं। ये दोनों चीज है तो एक ही कहानी लिखने का तरीका, पर एक बात है कि कहानी लिखने के तरीके में कहानी के वो ये कह रहा है कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, एक तो कह रहा है। दूसरा ये कह रहा है कि कहानी के जो स्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे बढ़ेगा। पहले कहानी का एक बीज बढ़ा, बीज के बाद में उसमें पत्ते आ गए, इसके बाद में पताका आ गई, पताका मतलब कि बिल्कुल क्लाइमेक्स में पहुंच गया। फिर उसके बाद में क्या उसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, जो टेंशन है, टेंशन को सॉल्व करने के बाद में फिर कार्य हो गया कि भाई सॉल्व हो गया। लास्ट अनसॉल्व कम रहता है हमारे हिंदुस्तानी पद्धति के हिसाब से। ठीक, यही चीज अगर यूरोपियन में करोगे तो वहां पर एक डिफरेंट है, वो भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक, अब इसमें कोई कुछ कहना है बताइए आप लोग, मुझे बताओ। और कौन कौन है? शुक्ला जी हैं, संध्या जी, आपको कोई डाउट है? कोई नहीं है। अंकित कोई डाउट है कुछ भाई? है? सुरेश जी? नो सर, नो ठीक नो है, सर, नो सर। ओके मतलब क्लियर हो गया, पूरा क्लियर है? हाँ सर, ठीक है। ठीक है। और राहुल जी, राहुल दीक्षित, जिनके हाँ सर, वीडियो क्लियर है सर। प्लीज कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। मेन शैलेंद्र बस ये जी, समझ में आ रहा है कि जो जहाँ का जो परिवेश रहा हाँ, उसके इर्द गिर्द कहानियां बनी। नहीं अभी चाहे वो यूरोप है तो यूरोप के हिसाब से बना, अभी और यहाँ पे अभी अभी हाँ यूरोप तक की बात ही नहीं है। अभी तो सिर्फ नाट्यशास्त्र की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नाट्यशास्त्र में कि जो कहानी लिखने का तरीका, जी जी तो दो बेस में, एक अवस्था के रूप में कि नाटक की अवस्था कहाँ से कहाँ को जाएगी। सही है। पहले तो ये बताइए नाटक की अवस्था कहाँ से कहाँ को जाएगी। बच्चा है, बच्चे का बड़ा होगा, बड़े के बाद बड़ा होगा, फिर उसके बाद बड़ा होगा, फिर ये होगा। एक तो ये हो गई, और दूसरी अर्थ प्रकृति जो है, अर्थ प्रकृति मैं ये भी मैं ना कि उसमें क्या है कि पहले पहले बीज होगा, बीज के बाद में उसमें पत्ते लगेंगे, पत्ते के बाद पताका हो गई, पताका के बाद प्रक्रिया हो गई, प्रक्रिया के बाद फिर उसके बाद कार्य हो गया। तो ये दोनों होने को एक ही में है, ये ऐसा नहीं है। पर नाटक के ये ग्रोथ के प्रकार है, ये कैसे कैसे क्या क्या पैरामीटर्स है जिनमें कि आप नाटक की ग्रोथ को देखेंगे। ठीक है सर? सर एक्चुअली जब कोई लिखता है तो इतना कुछ सोच के तो लिखता नहीं होगा। उसे तो मतलब एक बात कहनी है, कहानी कंप्लीट करनी है, तो अपने आप ये देखिए सब उसके पहलू बन जाते हैं ना सर। ना 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 ना, ये सब सोच के लिखता है। ये अब जो मैं अभी इसके आगे वाला बताऊंगा तो वो तो निश्चित रूप पे सोच के लिखेगा। अच्छा सर, ओके। हाँ बिल्कुल सोचेगा, बिल्कुल। सर मैं जी जी नीरू सिंह, जी जयशंकर प्रसाद के हिंदी नाटकों में अगर पढ़े जी तो ये अवस्थाएं लिखी होती हैं। जी बिल्कुल होंगी। प्राप्ति, संभव, नियताप्ति, वो अपने जी जी नाटक जी को भाग में जी लिखते हैं और हर भाग में आता है कि कहाँ पे अब प्राप्ति संभव प्रयास हो रहा है बिल्कुल होगी, और कहाँ पे बिल्कुल नियताप्ति और कहाँ पे फलागम हो गया, बिल्कुल वो उसको बिल्कुल सही कह मेंशन रहे हैं। करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो ये सोचिए ना कि ये तो नियम है, बिल्कुल थंब रूल्स है। ये थंब रूल से, इन थंब रूल में ही चलना। अब क्या है कि ये थंब रूल जो हमने बताया नाट्यशास्त्र के हिसाब से, अब अरस्तु के स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहा हूँ, जो एरिस्टोटल के हिसाब से। अरे अरस्तु को तो सबने सुना ही होगा, पता ही होगा कि अरस्तु अरिस्टोटल जिन्हें कहते हैं। अरस्तु जो है उनके साथ देखिए एक बात है कि काफी कुछ देखिए कितना मिलता जुलता है। अब आप ये भी देखिएगा कितनी चीजें मिलती हुई हैं। सबसे पहले एक्सपोजिशन, उसमें अरस्तु वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या है? एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन मतलब प्रॉब्लम को एक्सपोज कर रहा है। मैंने यहां भी क्या कहा था? यहां भी कहा था जो कि प्रॉब्लम में पहले प्रॉब्लम को सीड कर रहा है, फिर पत्ते आ रहे हैं, फिर टेंशन बढ़ रहा है। वही तो कहा था ना। तो वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ और कह रहे हैं, वो भी ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ जरूर एक आध पॉइंट्स का आगे पीछे जरूर होगा। तो एक्सपोजिशन में क्या है कि किसी भी प्रॉब्लम को एक्सपोज करना इज एक्सपोजिशन। ठीक, यानी कि प्रॉब्लम को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एक्सपोज करना इज एक्सपोजिशन। राइजिंग एक्शन, दूसरा है राइजिंग एक्शन, कि प्रॉब्लम जो है वो अनफोल्ड हो रही है। प्रॉब्लम इसके बाद में जो प्रॉब्लम जो थी
वो प्रॉब्लम अनफोल्ड हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्लाइमैक्स जो है, क्लाइमैक्स में क्या है कि प्रॉब्लम बिल्कुल चरम पर पहुंच गई है। अब आ गया इसके बाद फॉलिंग एक्शन, रिजॉल्व करने के लिए एक्शन हो। अब हम उसको सही करने के लिए प्रयास करें। इसके बाद में क्या आ गया, डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट क्या है कि लास्ट का निष्कर्ष है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या अनसॉल्व ही रहेगा, दो चीजें। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सर सबसे पहले डिनाउंसमेंट आपने क्या बताया था अभी? डिनाउंसमेंट, डिनाउंसमेंट के पहले सर, उसके पहले मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो गया ना। ठीक है, सबसे पहले एक्सपोजिशन, ठीक। एक्सपोजिशन के बाद में राइजिंग एक्शन। यस सर। एक्सपोजिशन मतलब प्रॉब्लम को एक्सपोज करना है। मैंने प्रॉब्लम को एक्सपोज कर रहा हूँ कि भैया हाँ ये समस्या है, समस्या ये है। टेंशन बनाते हैं, जैसे फिल्म है, फिल्म राइटिंग में ये जब टेंशन बनेगी ना कोई चीज, घटना घटेगी, घटना घटेगी कोई ना कोई। अब यहाँ पर रामायण ले लो तुम, रामायण ले लो तुम, रामायण में भी तो यही चीज है, महाभारत में भी तो यही है। तुम शुरुआत से लो, अब जैसे शुरुआत से लो तो एक्सपोजिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एक्सपोज होनी है। तो प्रॉब्लम जब होनी है तो ये ऐसी जगह जहां से तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये महाभारत ले लेते हैं, चलो महाभारत ले लेते हैं। तो महाभारत में जिस पॉइंट पे पांडव और कौरवों के बीच में कहीं से एक मतभेद आएगा, वहां से एक्सपोज हो गई प्रॉब्लम। और इसके बाद में फिर उसके बाद में जुआ हुआ, युद्ध क्रीड़ा हो गई, वहां पर प्रॉब्लम बढ़ गई। अब युद्ध होने से पहले पहले क्या हो गया कि बिल्कुल क्लाइमेक्स में पहुंच गई, ठीक। अब इसके बाद में युद्ध जब हो गया है, लगभग 17 दिन का युद्ध रहा ना, हमने 12वें 14वें दिन के आसपास में क्या है, फॉलिंग एक्शन हो जाएगा। अब ग्राफ, ग्राफ भी तो नीचे को जाएगा भाई। तो जब नीचे को जब जाएगा, इसके बाद में फिर डिनाउंसमेंट आएगा। डिनाउंसमेंट में कि वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। महाभारत में उनको राज्य तो मिला, पर एक बात है कि उसके बाद भी राज्य मिला नहीं मिला, बराबर जैसा हो गया, है ना। तो यही चीज अगर फॉलिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन के बाद डिनाउंसमेंट। नहीं, फॉलिंग एक्शन थोड़ा सा एक्सप्लेन, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फॉलिंग एक्शन का मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने के दिशा में प्रयास जब होंगे तो ये फॉलिंग एक्शन है ना। अच्छा अच्छा। जो प्रयास जो आप करोगे ना कि अब इसको सॉल्व भी करना है भाई। अब पिक्चर में अगर मैंने कहा बच्चा खो गया किसी का, अब बच्चा खो गया तो उसके मिलने के प्रयास करोगे या बिल्कुल बिछड़ने के प्रयास करोगे। वो कहीं गैंग को मिल जाएगा या बच्चा माँ बाप को मिलने के प्रयास हो गए होंगे, वो भी तो होगा। अब अगर माना कि मैंने कर दिया तो प्रयास ही नहीं होंगे तो कैसे। वो तो वहां से टेंशन मैंने बिल्ड कर दिया कोई, फिर उसके बाद बिल्ड कर दिया, और मैं अब उसको अगर रिजॉल्व भी नहीं करूंगा तो कैसे होगा। रिजॉल्व करने के बाद में मुझे ये लाना, बाइसिकल थीव ले लो, हाँ इतनी टेंशन ले लो। बाइसिकल थीव तुम लोगों में से आधे लोग तो पिछली फिल्म वाली वर्कशॉप में थे। बाइसिकल थीव देख लेना। बाइसिकल थीव में देखो पहले क्या होता है कि पहले वो बाप बेटे अपने घर में होते हैं, बल्कि मियाँ बीवी होते हैं। पहले बाप बेटा तो बाद में ज्यादा आ रहा है। तो पहले वो मियाँ बीवी वहां पर अपने घर में थोड़ी गरीबी में होते हैं, तो उसको पोस्टर चिपकाने का काम मिलता है। यही तो होता है, पोस्टर चिपकाने का काम मिलता है। वो सोचता है साइकिल, तो वो चादरें वादरें जो गिरवी होती हैं वो गिरवी रख देती है और वो साइकिल ले लेती है। अचानक से चोरी होती है, चोरी हो गई तो वहां वहीं से शुरू हो गई, नहीं हो गया है एक्सपोजिंग द प्रॉब्लम। बताओ इसके बाद में क्या है कि फिर वो अनफोल्ड हो गया, वो घूमता है, फिर उसके बाद कई चक्कर लगाता है बाप बेटे, वो सारी चीजें प्रॉब्लम अनफोल्ड हो गई और क्लाइमेक्स हो गया। वो कई जगह जो कई और लोगों के पीछे भी घूम रहा है, जो वो भाई ये साइकिल तो मिल ही नहीं रही है, बाइसिकल को टेंशन कितना बिल्ड करा दिया। टेंशन जब बिल्ड करने के बाद में अब क्या है कि वो चोर के घर तक पहुंचता ही नहीं, पहुंचता है जब वो चोर जो होता है लड़का उसके घर तक पहुंच गया, जब वो फिर हंगामा होता है, वो जब नीचे पिट रहा होता है लड़का, वो सारी कहानी जो है वो ये फॉलिंग एक्शन हो गई। इसके बाद डिनाउंसमेंट में देखो, मैं ये बाइसिकल थीव का उदाहरण अचानक ही अनायास आ गया, पर ये देखो कितना सही आ गया।
या प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। क्या सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? सॉल्व तो हुआ ही नहीं बाइसिकल थीफ में प्रॉब्लम। वो भीड़ से आया था, भीड़ में मिल गए मिला ही नहीं ना वो तो कुछ। तो जब नहीं मिला तो वो वही चीज है। ये पूरा का पूरा जितनी भी कोई भी कहानी है, आप कोई भी कहानी ले लीजिए, वो सारी की सारी इन्हीं पैरामीटर्स में बनेगी। वो हमारे नाट्यशास्त्र के हिसाब से थोड़ा भिन्न होगा, थोड़ा भिन्न होगा, बहुत ज्यादा भिन्न नहीं है कि वो बिल्कुल ही एकदम कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, ऐसा नहीं है। पर यह है कि इसी बस ये। और एक बात, अगर आप वैसे करें तो मैं इसको बना सकता हूँ। मैं एक छोटा सा कहीं पर पेन भी नहीं है मेरे पास, नहीं लाया हूँ, कोई नहीं। मैं आप एक वो बना सकते हैं, ट्रायंगल बना लो, ऐसे और ऐसे बना सकते हो ट्रायंगल। समझ रहे हो मेरी बात? ऊपर को और फिर एक नीचे को आधा। तो 90 ये बना लो। देखो ये नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये देखो, ये फिर नीचे को लाओ और फिर ये इसके, चलो ये देखो, यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, ये ऊपर ये नीचे को, यहाँ के बाद में इसके बराबर नहीं आके और ऐसे लाइन खींचना, खिंचानी नहीं खिंचा रही। एक ये करो ना, यहाँ से मैंने नीचे से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ को बढ़ रहा हूँ। देखो देखो, पहले सबसे पहले एक्सपोजिशन, यहाँ पर एक्सपोजिशन है, एक्सपोजिशन के बाद में ये ऊपर गया, राइजिंग एक्शन है, ऊपर पहुंचा, क्लाइमेक्स है, क्लाइमेक्स के बाद में इसी में सीधे 90 डिग्री में नीचे गिर रही है उंगली मेरी, यहां से तो तिरछी गई है, ये ऐसे तिरछी गई, सीधे नीचे गिर रही है, आधे में फॉलिंग एक्शन है, ठीक है। फिर नीचे आई थोड़ी सी, इससे ऊपर ही, इससे थोड़ा ऊपर ही रहेगी, दाईं तरफ को ऐसे लाइन खींच दो, डिनाउंसमेंट है। नहीं तो मैं एक फोटो खींच के भेज दूंगा, ठीक, मैं एक फोटो खींच के भेज दूंगा, मैं एक लिख के ना, नहीं तो ग्रुप में भेज दूंगा, मतलब समझने के लिए, ठीक। अब इसको हम ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, 10:30 भी हो गए, हम 11 बजे तक निपटा ही लेंगे, उससे पहले पहले निपटाते हैं। बोरियत तो नहीं हो रही भाई लोग? बताओ। नहीं किसी को? सर, नहीं नहीं सही बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है बोरियत हो रही है? नहीं नहीं कोई बुराई नहीं। क्यों साहब? डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब भी जी आ गए? नमस्कार सर। नमस्कार। अरे ये तो दिल्ली की हवाएं मैं लग बस रही है मुझे। मैं अभी बस मंडी हाउस से लौट रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। मैं दिल्ली की हवाएं लग रही है, तभी तो मैंने पीछे से चलिए बहुत अच्छा है। तो मैं जो अभी बता रहा था डॉक्टर साहब कि जी एरिस्टोटल का जो स्ट्रक्चर बता रहा था, उसमें एक्सपोजिशन, राइजिंग हाँ। एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन और डिनाउंसमेंट, ये इन पॉइंट्स पे मैंने जी इनको जो बताया था, यहाँ पर नाट्यशास्त्र के हिसाब से, नाट्यशास्त्र के हिसाब से अवस्था और अर्थ प्रकृति में, अवस्था में हाँ आरंभ, प्रयत्न, प्राप्ति संभव, नियतापि, फलागम, ये हो गया, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें बीज किया, बिंदु किया, पताका किया, प्रक्रिया किया, कार किया, तो ये सारे के सारे हैं। और इसी हिसाब से जो एरिस्टोटल का जो स्ट्रक्चर जो है अरस्तु का, वो एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, डिनाउंसमेंट, तो ये तरीके हैं जिनसे कि कोई भी कहानी लिखी जाएगी। कहानी लिखने का तरीका यही है, पूरी दुनिया में कहानी इसी तरह से लिखी जाएगी, कोई भी है। और आपको ये देखना है कि अब मेरा ये जो कहानी में जो ये पक्ष जो है, क्या ये कहाँ पर क्या चीज आ रही है और क्या मैं न्याय कर पा रहा हूँ, ये नियम के नियम करेंगे तो अपने आप से। डॉग सर आपका ना नेटवर्क कुछ इशू कर रहा है हाउस पड़ा है सर, नहीं, आवाज तो क्लियर नहीं आ रही है हाँ तो आपकी, सही है यार, आवाज चली गई थी अभी। आवाज अभी है? हाँ अब सही है सर। बिल्कुल है, चलो हम्म। ठीक है। अब डॉल्स हाउस नाटक पढ़ा हुआ है? नहीं सर। एनरिक एप्सन का नाटक है डॉल्स हाउस। तो किसी ने पढ़ा है डॉल्स हाउस? नहीं सर। मैं छोटा सा ब्रीफ बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा ब्रीफ।
नोरा एक महिला है, नोरा का हस्बैंड है यलमर, ठीक। तो यलमर और नोरा घर में रहते हैं अपने। अचानक से क्या होता है कि नोरा के वहां पर जो है उसका हस्बैंड थोड़ा, वैसे तो ठीक ही दिखा रखा पर थोड़ा तेज होता है। तो वो क्या होता है कि उसका एक दोस्त भी आता है ऑफिस का, वो उसके साथ में आता है। तो उतने में ही ये नोरा जो है, नोरा की सहेली भी आती है। नोरा की सहेली दुखी थी, ठीक है, अकेली थी, जो भी थी दुखी थी। तो वो अपनी कहानियां बताती है कि जी मेरे साथ में तो इतना दुख हुआ, मेरा तो ये हुआ वो हुआ, बहुत परेशानी हुई। तो नोरा कहती है कि जी नोरा सुनती रहती है, बातें करती है अपनी कोई थोड़ी। ऐसी स्टेज आती है कि नोरा को भी कहना पड़ता है कि भैया तेरे साथ में क्या परेशानी है, मेरे साथ तो ज्यादा परेशानी है। मेरे साथ में ये परेशानी है कि मेरा हस्बैंड जो है, ये इसका इलाज करना था, इसके इलाज के लिए मैंने मैंने खुद लोन लिया, और बड़े मुश्किल से मैंने अपने पिताजी के नाम पे तो ये लोन करा। पिताजी के मरने से एक दिन बाद पिताजी के नाम पे ही लोन कर दिया, और मैं उसमें से कुछ तो पे कर चुकी हूँ और बाकी मैं पे कर रही हूँ। मैं नौकरी भी करती हूँ छोटी छोटी। तो अब क्या था कि इसके बाद में इसका जो वो दोस्त जो होता है हस्बैंड का, वो आ जाता है। वो कहता है जी ऐसा है, मुझे तो तुम्हारा हस्बैंड नौकरी से निकाल रहा है, और ऐसा है तुम्हें मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो ये बात दुनिया में आउट करूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को बताऊंगा कि तुम यहाँ नौकरी कर रही हो, और तुम ने अपने पिताजी की मरने के बाद तुमने उनका वो डाला उनके नाम से एफिडेविट और ये सब करा। और तो इसको ये लगता है, तो ये अपने हस्बैंड से कहती है कि भैया उसको नौकरी मत निकालो, ये करो करो बातें वो भी कर रही होती। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ये जो हस्बैंड जो होता है उसको पता चल, अब ये चिट्ठी लिख देता है किसको, हस्बैंड को। वो जो जो उसकी दोस्त जो होती है महिला, वो दोस्त से कहती है अपनी कि वो तो ऐसा है। अब ये दोस्त भी उसको जानती थी पहले से जो भी था। तो वो दोस्त जो होती है कहती है मैं उससे बात करूंगी। तो वो दोस्त के सामने मिलते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा तुम इसको जानती हो? तो कहती है हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ में ये नौकरी करता है। तो कहती है अच्छा अच्छा। तो वो उस पर जानती थी पहले से, तो वो कहती है मैं बात कर लूंगी। तो बात करती है, तो कहती है कि वो उससे बात करती है। तो वो कहता है कि जी ये तो तुमने बड़ी देर कर दी, मैं तो चिट्ठी भेज चुका हूँ। अब चिट्ठी उसके हस्बैंड को मिलती है। हस्बैंड हस्बैंड वही दिखा रखा है, क्योंकि जो वुमन ओरिएंटेड है ना वो ज्यादातर, ये जो नाटक जो है उसमें ये दिखा रखा है कि जो महिला जो होती है उस पर वो वही अपनी तकियानुसी रॉब मारने की सोचता है। वो कहता है कि तुमने तो बिल्कुल मुझे बताया नहीं, और ये वो, और तुम मुझे बिल्कुल डाउन करना चाहती हो, ऐसा वैसा बहुत ज्यादा उसको कहता है, बहुत ज्यादा। तो वो नौरा को भी लगता है कि ये मुझे तो बहुत ज्यादा सुना रहा है ये। तो नौरा डिसाइड करती है कि भैया मैं इस घर से निकल जाऊंगी। तो नौरा वहां से, अब ये गिड़गिड़ाता है जैसे उसे पता चलता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब बदनामी होगी, दुनिया वाले पूछेंगे और ये होगा वो होगा। वो कहता है कि ऐसा है, और थोड़ी बहुत पैसे का भी, ये तो नौकरी भी करे, मतलब वो चालाक तो था, सब चीज कर रहा है, पर वो एक झूठे आडंबर में अपने को रखना चाहता था, जो उसका हस्बैंड जो था। तो वो सब उसके बाद में वो नौरा के हाथ पांव जोड़ता है। नौरा दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोल के बाहर चले जाती है, और नॉर्वे में बर्फ पड़ी है, बर्फ में वो कहीं पर गुम हो जाती है। नौरा कहाँ गई क्या गई, ठीक है। तो कहानी ये थी। तो नौरा की जो कहानी जो थी, अब मैंने जो ये बताया जो आपको, तो कैरेक्टर्स का मैंने बताया कि नौरा जो है, कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुआ इसमें। नौरा इंट्रोड्यूस हुई, उसका हस्बैंड इंट्रोड्यूस हुआ, उसका दोस्त इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी ये भी हुई, ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब उसको पता चलता है कि इसका जो है डेप्थ, जो इसने जो लोन जो लिया है वो अपने हस्बैंड के बारे में, और वो उसको नहीं पता है, यही है। नौरा कैसे उस लोन को लौटाएगी, और इसके हस्बैंड का क्या होगा। अब क्लाइमेक्स कब आ रहा है कि नौरा ये डिसाइड कर रही है कि मैं घर को छोड़ देती हूँ, और जो येलमर जो है, जो इसका हस्बैंड जो है, वो बदनामी से डर रहा है। वो झूठी इज्जत के खातिर, जैसे एक झूठी एक शान के खातिर में वो कह रहा है नहीं बिल्कुल, और फिर वो गिड़गिड़ा रहा है उसके आगे कि तुम मत जाओ मत जाओ। अब फॉलिंग एक्शन जो हो रहा है कि नौरा रियलाइज कर रही है कि भैया मैं तो, सीधे दरवाजा उसने खोला और वो चली गई। फॉलिंग एक्शन, इसके बाद डिनाउंसमेंट जो है, बर्फ पड़ रही है, नौरा कहाँ पर जाएगी ये पता नहीं। और
रिजोल्यूशन जो है लास्ट में कि वो रिजॉल्व होता है, कहाँ होता है ये। तो ये स्ट्रक्चर का मैंने आपको उदाहरण दिया। यहाँ पर एरिस्टोटल का स्ट्रक्चर बनाया, एरिस्टोटल के स्ट्रक्चर के हिसाब से कहानी का उदाहरण जो है ये इसी तरह से आप किसी भी कहानी को आप इन पैमानों पे आप लगा सकते हैं। अब एक ग्रीक स्ट्रक्चर भी है जो बहुत पुराना, मैंने बताया था ना कि ग्रीक नाटक ग्रीस से शुरू हुए, तो ग्रीस से जब नाटक जब शुरू हुए तो क्या क्या वहां का क्या स्ट्रक्चर था, इस पे कोई डाउट है बताइए आप? नहीं सर। है ये क्लियर हो गया भाई? हाँ। और कोई मोहित कोई डाउट है भाई? ठीक है सर सर एक ठीक बार है इसके स्ट्रक्चर एक बार फिर से सर रिपीट कर दीजिए सीरियल बाय सीरियल, जो ठीक है। पॉइंट आपने बताए थे। यही वाले जी जी क्लाइमेक्स, सर। कॉलिंग एक्शन, जी डिनाउंसमेंट जी वाले जी यही वाले। जी जी ये एक्सपोजिशन, जी राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, कॉलिंग एक्शन, डिनाउंसमेंट, ओके सर। और लास्ट में वैसे रिजोल्यूशन हो गया, रिजॉल्व हो जाता है ही नहीं ये। ठीक है, ओके सर। ये इसका स्ट्रक्चर है आपका एरिस्टोटल का स्ट्रक्चर। अरस्तु, लास्ट वाला सर क्या बताया एक और अरस्तु आपने? के बाद में एक आता है डिनाउंसमेंट रिजॉल्व डिनाउंसमेंट करने का, रिजोल्यूशन। ओके ओके डिनाउंसमेंट के बाद रिजोल्यूशन। डिनाउंसमेंट तक तो वो उसमें चल रहा है, इसमें मतलब उसकी ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा यहाँ तक आया, डिनाउंस हो गया। डिनाउंस होने के बाद में रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ ये लास्ट की बात है। ठीक, अब ओके सर। ग्रीक स्ट्रक्चर। ग्रीक स्ट्रक्चर जो है, ग्रीक कैसे नाटक लिखे जाते थे, ग्रीक नाटक। ठीक, ग्रीक नाटकों में सबसे पहले क्या होता था, प्रोलोग होता था। प्रोलोग में कोई आता था, वो कहानी के बारे में बताएगा, ये होगा ये होगा ये हो रहा है ये हो रहा है, वो कहानी के बारे में बताएगा। ठीक, ठीक है, सूत्रधार किस्म का एक आया, उसने कहानी के बारे में बताया। अब इसके बाद में पैराडॉस होगा। पैराडॉस में क्या है, जो कोरस जो होता था, आपने जैसे कई बार इडिपस में या और नाटकों में देखा होगा कि कोरस ऐसे घूमते हुए जा रहा है ना, ऐसे भी सर्कल मार रहा है, आग के सर्कल मार रहा है या किसी और चीज के सर्कल मार रहा है, वो हो गया पैराडॉस। पैराडॉस जो है, कोरस जो है, कोरस कर रहे हैं, गा रहे हैं और मूवमेंट हो रहा है, इनका मूवमेंट हो रहा है, ये हो गया कोरोडॉस, पैराडॉस। पैराडॉस के बाद में क्या, फर्स्ट एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में पहली घटना, पहली कोई एक घटना घटी, जो भी हुआ, पहली घटना के बाद में स्टेटिस्मॉन। स्टेटिस्मॉन क्या हुआ, जैसे ही पहला सीन खेला जाएगा, कोरस उस सीन के बाद में उस पर कमेंट करेगा। कोई एक सीन हुआ, फर्स्ट, मैंने कहा फर्स्ट एपिसोड हुआ, फर्स्ट एपिसोड के बाद में कोरस आया, कोरस ने उसके बारे में बताया, ये गलत किया है, सही किया है, ये हुआ, जो भी हुआ वो उस पर कमेंट करेगा स्टेटिस्मॉन। अब इसके बाद में क्या है कि इसी तरह से फिर उसके सेकंड एपिसोड आएगा, सेकंड स्टेटिस्मॉन आएगा, थर्ड एपिसोड आएगा, थर्ड स्टेटिस्मॉन आएगा। इसके बाद में एग्जॉड, एग्जॉड मतलब एग्जिट। इसके बाद कोमोस आएगा, जिसको ट्रेजिडी, जहां पर ट्रेजिक रिलीफ चाहिए आपको, वो कोमोस होता है। जैसे कि ये कॉमिक कैरेक्टर जो बीच में जो आते हैं, वो ये सब के सब जो है कोमोस है। मेरे ख्याल से ये आपको लिखने में उतना ज्यादा मदद नहीं करेगा, आपको लिखने में एरिस्टोटल स्ट्रक्चर ज्यादा मदद करेगा, या हमारा नाट्यशास्त्र वाला मदद करेगा। ये समझने के लिए है कि कैसे भाई जो कहानियां हैं, कहानियों का ये जो ग्रीक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे चलता है। ग्रीक स्ट्रक्चर में ग्रीक नाटक जो भी देखे जाएंगे तो वो किस हिसाब से, वो क्या क्या करते हैं ग्रीक नाटकों में, ये ठीक है भैया। अब ब्रेख्त की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेख्त की बात कर रहे हैं। ब्रेख्त की आपको पता होगी कि थ्योरी ऑफ एलिनिएशन है, एलिनिएशन है ना। एलिनिएशन मतलब कि मैं चीज से अपने को तोड़ रहा हूं, ये तो है ना एलिनेट करना। एलिनेट मतलब अलग करना, हुआ ना, ठीक भैया। अब तक का कोई डाउट है? लास्ट वाले में कोई डाउट है, बता दो। नहीं सर, लास्ट वाले में कोई डाउट है अब तक? ग्रीक वाला एक बार सर थोड़ा ना स्लोली, धीरे धीरे और आसान शब्दों में। कौन सा वाला? ग्रीक सर। ग्रीक वाला ऐसा ना, ग्रीक वाला ऐसे
ये इस काम के लिए तो जरूर है, क्योंकि जब हमने ये है कि पूरी सिलेबस को मैंने कहा कोई चीज छूटे नहीं। नाटक को समझने के लिए जरूरी है कि जैसे कई सारे नाटक होंगे जो बहुत पुराने नाटक जो है उनको उनको अगर पुराने स्ट्रक्चर से किया जाएगा तो उसमें क्या है कि पहले प्रोलोग आएगा। प्रोलोग वो कहानी के बारे में उसने बताया, नहीं ये होता था। प्रोलोग, PROLOGUE, प्रोलोग। ठीक, प्रोलोग के बारे में क्या होगा, पैराडॉस आएगा। पैराडॉक्स। पैराडॉस वही कोरस, पैराडॉस PRADOS। ठीक है, कोरस आएगा, गाते हैं और सर्कुलर राउंड मूवमेंट करेंगे या किस तरह का मूवमेंट करेंगे, पैराडॉस हो गया। पैराडॉस के बाद पहला एपिसोड आएगा, पहली घटना घटेगी। पहली घटना घटी तो इसके बाद में स्टैटिस्मॉन आएगा। स्टैटिस्मॉन क्या है कि उसके बाद में कोरस जो है वो उस पर कमेंट करेगा जो पहली घटना घटी। इसी तरह से नेक्स्ट एपिसोड आएगा, नेक्स्ट एपिसोड का नेक्स्ट स्टैटिस्मॉन आएगा। जितने जितने चलते रहेंगे उतने स्टैटिस्मॉन भी आएंगे, उतने ही एपिसोड आएंगे। कौन सा स्पेलिंग और क्या हो? इसके बाद में STA STA SIMON STASIMON ठीक ठीक STASIMON। ठीक है सर इस पे कुछ first episode नोट्स के बाद जैसा, में- सर इस पे कुछ नोट्स जैसा शेयर कर देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वर्डिंग्स थोड़े अरे भाई डिफरेंट यार है। ऐसा नहीं, कुछ नहीं या करना कोई है। लिंक आपने बता दीजिए आपने जो, नोट हाँ करना है प्रोलॉग। नहीं, मेरे पास तो कुछ कोई भी वर्ड तो लिंक समझ नहीं में है, आ रहे मेरे हैं, कुछ पास वर्ड तो नहीं समझ में आ रहे हैं, मतलब ऐसा है। नहीं, प्रोलोग लिखा, प्रोलोग के बाद पैराडॉस, पैराडॉस के बाद फर्स्ट एपिसोड। ठीक है, स्टैसिमॉन STASIMON, फिर एक्सॉड EXODE, फिर कोमोस KOMOS। ठीक है, बस Yes, इतना ही तो है, हम्म। बस इतना ही है। ये क्या है, ग्रीक स्ट्रक्चर। वैसे लिखने के हिसाब से, लेखन के हिसाब से शायद ये उतना काम ना आ पाए, पर अब हम बात कर रहे हैं ब्रेख्त की। किसकी सर? ब्रेक। ब्रेख्त क्या करते थे कि ब्रेख्त की थ्योरी ऑफ एलिनेशन है ना। अच्छा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, थ्योरी ऑफ एलिनेशन। एलिनिएट करना मतलब अलग करना अपने को। जैसे कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे माना मैं नाटक कर रहा हूँ ना, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं अभी नाटक कर रहा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते जैसे मैंने ये देखो ये हो गया, मैंने यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल इस क्लास में हूँ, अचानक से मैंने करा क्या, मैंने ये छोड़ा, इसके बाद में देखो ना ये बस ये किया मैंने, ये किया मैंने, जेम्स ने कहा, खा लिया, ठीक है, पानी पी लिया, अब मैं फिर तुम्हारे पास आ गया। इतने लोग देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर था, मैंने करा क्या, ब्रेक कर दिया, नहीं कर दिया, जो ये चल रहा था इसको मैंने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद में फिर आ गया हूं मैं, एलिनिएट कर दिया ना मैंने। एलिनिएट का मतलब ये है ब्रेक कर दिया। तो ब्रेख्त की थ्योरी ऑफ एलिनेशन ही ये कहती है कि ब्रेख्त क्या करता था, ब्रेख्त ने ये करा कि वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करा। पहली बार स्ट्रक्चर को ब्रेक उसने किया, उसने सीधे सीधे पहले कहानी को चरम तक पहुंचाएगा, वो चरम तक पहुंचाता था ब्रेख्त। उसके बाद में सवाल कर देता था, कई बार ऊपर तक पहुंचाया, सवाल करा कि भाई ये ठीक है गलत है। सपोज शकुंतला वाला हमने कराया, ठीक, शकुंतला वाला कराया। अब अगर ब्रेख्त कर रहा होता, माना ब्रेख्त कर रहा है, तो शकुंतला वाला पहुंचाया मैंने, शकुंतला वाला पहुंचाया मैंने, वहां तक गया, अब वो उसने कहा, पहचानने से इनकार कर दिया, अब वो यहाँ तक आ गई। अब इसके बाद में ब्रेख्त साहब आ गए, ब्रेख्त साहब ने कहा भाई क्या, कैसा लगा, ठीक करा नहीं करा इसने, शकुंतला किस किस्म की है,
सही थी। ये दुष्यंत कैसा था? अगर ये करेगा तो उसने ब्रेक कर दिया, लोगों पे सवाल छोड़ दिए, क्या ये ठीक है गलत है? इमोशंस पे डिबेट पैदा कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है सिस्टम से। और चौथी दीवार जो है ना, फोर्थ वॉल, थिएटर में फोर्थ वॉल तो कहते हैं। फोर्थ वॉल जान रहे हो? बताओ फोर्थ वॉल कौन सा हुआ, बताओ। दर्शक दर्शक दीर्घा। दर्शक दीर्घा नहीं, दर्शक ना, दर्शक फोर्थ। फोर्थ वॉल क्यों कहते हैं हम इसको? हम इसको फोर्थ वॉल क्यों कहते हैं, बताओ। हम इसको फोर्थ वॉल क्यों कहते हैं, बताइए, कोई बताइए सर। हम इसको फोर्थ वॉल क्यों कहते हैं? सर तीन तरफ मतलब सामने स्टेज होती है और तीन तरफ स्टेज में होता है, सामने की तीन जो तरफ से दर्शक बैठा है। दीवारें तो हो ही गई, 3 दीवारें तो हो गई, चौथे वाले को हम फोर्थ हम्म। वॉल क्यों कहते हैं? फोर्थ वॉल क्यों कहते हैं? सुमित बताओ भाई। दर्शक भी कोई रिएक्शन नहीं देता है, वो भी दीवार की तरह मतलब एक तरह से कुछ संपर्क नहीं होता है। एक्टर से दर्शकों में कोई संपर्क नहीं होता है, कोई एक्टिंग रिएक्शन नहीं होता आपस में, वो भी एक दीवार की तरह। हाँ, और बताइए, ये भी सही है। कोई बताइए आप लोग हैं, बताइए बताइए। जैसे फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, फोर्थ वॉल का कंसेप्ट कहते हैं ना, कहते नहीं कहते? फोर्थ वॉल कहते हैं ना, ये तीन दीवारें तो हैं ही पीछे बगल में दाएं बाएं, चौथी दीवार और है। चौथी दीवार क्यों और कैसे, बताइए बताइए साहब। प्रोजेक्टर पीछे से आया। प्रोजेक्टर का कोई मतलब नहीं है, प्रोजेक्टर का कोई मतलब नहीं। अब मैं एक छोटा सा चीज कह रहा हूँ, ब्रेक्स द फोर्थ वॉल। चलो अब बताओ, चलो फोर्थ वॉल क्या है और फोर्थ वॉल को ब्रेक कैसे कर रहा है ब्रेक की? अब मैंने तो हिंट दे दी इतनी बड़ी, अब क्या है बताओ आप, क्यों बताइए। अंकित बताओ भाई, अंकित बताओ, कोई बताओ, चलो अंकित समझ में आ रहा है? सर आधे से ज्यादा तो यस सर, यस सर। दोनों बताओ ये तो बताओ, ये फोर्थ वॉल कैसे आ गई और फोर्थ वॉल ब्रेक कैसे हो गई ब्रेक में? ये वो ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहा है ना, हाँ बीच में आके। किसने कहा ये? मोहित। हाँ बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई। तो फोर्थ वॉल ब्रेक हो गई ना? यस सर, जी सर, जी सर, जी। देखो ऐसा है, 3 दीवारें मेरे अगल बगल में पीछे हो गई, ठीक हो गई नहीं? एक दीवार दाईं तरफ, एक दीवार पीछे, एक दीवार ये। अब एक्टर जब एक्ट कर रहा है तो उससे कहते हैं कि यहाँ पर सामने जो दर्शक है उनको चौथी दीवार की तरह मानो। चौथी दीवार मानो मतलब कि कोई बैठा ही नहीं है, ये मानो, यही तो हो गया क्यों भैया? यस चौथी सर। दीवार का मतलब ही तो है कोई नहीं बैठा है। मेरे हिसाब से मोहित ने बिल्कुल ठीक कहा, काफी कुछ ठीक कहा मोहित ने। चौथी दीवार नहीं है मान के चलो तुम, यही तो हुआ कि चौथी दीवार है। मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम किया कि चौथी दीवार है ये वाली सामने, तो मैंने चौथी दीवार है तो मैंने चौथी दीवार पे बोलना शुरू कर दिया, ये तो हो गया। अब ये ब्रेक साहब ने क्या किया? ब्रेक साहब ने चौथी दीवार को तोड़ दिया। तोड़ेगा कब? मैं जब दर्शकों से संवाद कर दिया, सीधे सीधे सामने में संवाद करने लग गया, बात करने लग गया, तो उसने करा क्या? दर्शकों से बात करने का मतलब कि चौथी वॉल को तोड़ देना। दर्शकों से संवाद करने में कई बार मैंने ऐसा भी हो सकता है, मैं लाइट खोल दूं, लाइट खुली है, और लाइट खुली है तो लाइट अगर बंद है, लाइट बंद है इसमें थिएटर में जब लाइट बंद है तो चारों दीवारें बन गई ना मेरे लिए, तो हो गई नहीं? अंधेरा है, मुझे क्या पता कौन कहाँ बैठा हुआ है, मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो वहां पर फोर्थ वॉल है। पर अगर मैंने लाइट खोल दी और मेरे उजाले में फलाने वो बैठे, मैंने कहा हाँ भाई आप बताओ तो क्या लगा आप,
कि ऐसा लगा, तो वो फोर्थ वॉल को मैंने ब्रेक कर दिया, नहीं कर दिया, मैंने उस आदमी से वहां बात कर दी। तो ये ब्रेक्ट का क्या था, थ्योरी ऑफ एलिनेशन में वो एलिनेट कर देता, वो चीज को तोड़ देते थे। तोड़ने के बाद में कभी कभी क्या होता है कि वो बीच में बहुत क्लाइमेक्स तक चीज को ले गए, अचानक से वो गाने लग गए। गाने लग गए तो लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात कर रहा है अचानक से, अभी तक तो ये बात कर रहा था, अभी बिल्कुल एकदम ही कर दिया। कभी फूल की तरह कुछ करने लग गया वो, समझ गया, मूर्खों जैसा कुछ करने लग गया, है ना। तो वो उसको उसको पीक पे ले जा करके छोड़ देगा कई बार। तो उसको पीक पे ले जाके छोड़ना, मैंने उदाहरण बताया था बाइसिकल थीफ से ले लो, कि बाइसिकल थीफ में यहाँ से ले गया सारे, वो साइकिल चोरी हुई, बिल्कुल टेंशन बिल्डअप हुआ, टेंशन बिल्डअप होने के बाद में साइकिल, पता चला साहब साइकिल इसके पास है, और उसके इतनी टेंशन बढ़ते 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 बढ़ते, और लास्ट में क्या हुआ, वो जो बाप बेटे जो आए थे वो भीड़ से शुरू हुए थे, भीड़ में ही मिल गए, और वो साइकिल का पता ही नहीं, कुछ कोई हासिल तो नहीं हुआ ना। तो वही चीज ये व्यक्त भी करते हैं कि वो ले जा करके एक ऐसी जगह पे छोड़ देगा और वहां पर क्वेश्चन क्रिएट कर देगा आपके लिए कि भैया आगे क्या। ये है व्यक्ति की थ्योरी ऑफ एलिनेशन। अब मैं थोड़ा बहुत एक आध चीजें जो हैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, बहुत छोटे से, कि प्ले और लाइफ में ये एक्टर्स पर्सपेक्टिव, एक्टर के पर्सपेक्टिव से नाटक में और लाइफ में। पहला है एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा, सोशल पॉलिटिकल क्वेस्ट है मेरी, सोशल और पॉलिटिकल क्वेश्चन है मेरा। पॉलिटिकल क्वेस्ट, उसमें कोई भी नाटक में मेरा क्या है, पर्सनल क्वेस्ट, पर्सनल मेरे लिए प्रश्न जो है, सोशल सोशल पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल, ये तीन तरह के क्वेश्चन हैं जो हमारे मन में आते हैं। अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि कोई भी एक्शन जो है वो वर्ब होता है, क्रिया है वो एक्शन, और जो नाटककार जो होता है वो वर्ब को प्रोवाइड करता है, क्रिया प्रोवाइड करता है, नहीं करता, वो क्रिया प्रोवाइड करता है। और जो एक्टर जो है वो वर्ब को ढूंढता है। एक्टर क्या होता है, कहां पर क्रिया हो रही है उसे ढूंढेगा, उसके हिसाब से एक्ट फिर रिएक्ट करेगा, तब वो एक्टिंग बनेगी, बनेगी नहीं। तो एक्टर हमेशा क्या करता है, उस क्रिया को ढूंढता है। अब टाइप ऑफ कैरेक्टर, टाइप ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक होता है, ये मैं फटाफट एक्टिंग का एक हल्का सा ला रहा हूँ, बस ये 2 मिनट का है, इसके बाद में सीधे आज खत्म। स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप तो जानते होगे आप लोग, कौन क्या हुआ स्टीरियोटाइप, बताओ भैया, किसने कहा हाँ? स्टीरियोटाइप का मतलब क्या हुआ? सर ये थॉट होता है सर, मतलब ऐसे नहीं कि फोकस होता है, फोकस थॉट, कि ये इस टाइप डिफाइंड होता है कि ऐसा ही होगा वो। ठीक है, जैसे एक शराबी है, तो शराबी है, तुमने कहा ये ऐसे ही करता है, जी जी, यस शराबी सर। जरूरी नहीं है कि वैसे ही करे, है ना, पर हमने मान्यता कर दी है ना, हमने कहा ये फलाना जो होता है ये तो ऐसा ही होता है। तो उस किस्म का दुकानदार है, माना कि उसने ऐसा होना चाहिए फलाना, तो दीज आर स्टीरियोटाइप कैरेक्टर। कई तरह के कैरेक्टर है ना, जैसे वो प्लेटफॉर्म में माना कि कोई चाय बेच रहा है, ठीक है, तो वो जिस तरह से बोलता है ना, समझ रहे हो, सुबह सुबह बोलता है, नहीं बोलता है, ठीक है ना, वो जब बोलता है ना चाहिए, तो वो कह रहा होता है, तो वो हमारे दिमाग में अगर कोई भी चाय बेचने वाला प्लेटफॉर्म में आया, यार ये तो ऐसे ही होता है, स्टीरियोटाइप टाइप का, ठीक है। अब होता क्या है कि इसके बाद में आर्क टाइप, ठीक है, और आर्क टाइप जो है वो उसमें जो सेंस ऑफ हिस्ट्री, और ये सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है कैरेक्टर है, जो हीरो हीरोइन जो है वो आर्क टाइप कैरेक्टर। स्टीरियोटाइप कौन सा हो गया, जो एक खास किस्म की जो चलता है, कोई भी है, शराबी है वो शराबी झूल के वो एक तरह की बातें करेगा, हमें लगता है स्टीरियोटाइप। आर्क टाइप क्या है कि हीरो हीरोइन। और प्रोटोटाइप जो है, प्रोटोटाइप जो है उसमें सिर्फ एक तरह के लक्षण, ठीक, बाकी जो है प्रोटोटाइप्स। अब टाइप्स ऑफ कैरेक्टर जो हैं, अब ये अब एक डिफरेंट आ गया, वो उनकी क्वालिटीज के लिहाज से टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक, लाइक अ स्टिक, ठीक, अगर लाइक अ स्टिक है, वो पहले सोचते हैं फिर वो करते हैं,
ठीक है, सोचेंगे फिर करेंगे, इसके उनका जो वो क्या होगा, क्या सोचते पहले हैं फिर करेंगे। मैंने बुद्धि लगाई, मैंने कहा यार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, सोचा मैंने क्या करूं, जाऊं, मैंने कहा रहने दे यार, खाली मुसीबत होगी। ठीक है, ठीक, ये हो गए कौन, लाइक अ स्टिक कैरेक्टर, स्टिक टाइप। अब आ गया लाइक अ बॉल। बॉल कैरेक्टर क्या हुआ, जो पहले कर देता है उसके बाद सोचता है। मैं आदमी को गिरा हुआ आदमी, चोट लग गई, मैंने सीधे उठाया, पहले अस्पताल ले गया, फिर सोचा अरे यार फंसूंगा तो नहीं। ठीक, तो लाइक अ बॉल। लाइक अ वेल, वेल मतलब पर्दा जो नहीं होता, बुर्का। पहले इमोशन करता है, फिर एक्ट करता है, फिर सोचता है। जैसे हमारी सिनेमा में माएँ होती है ना जो, तो माँ क्या करेगी, पहले वो रोएगी, पहले माना कि अगर ऐसा कुछ हो गया, पहले रोएगी, फिर भागेगी, फिर उसके बाद में सोचेगी कि मैं सही है गलत है। ज्यादातर जो हिंदी मूवी में पुराने में अगर देखोगे तो जो माँ जो है वो पहले वो रोएगी, फिर उसके बाद भागी, फिर सोचेगी हाँ ये सही हो रहा गलत हो रहा। तो इस तरह के क्या है कि ये 3 तरह के कैरेक्टर हैं, लाइक अ स्टिक, लाइक अ बॉल, लाइक अ वेल। तो ये हमारी आज की जो है 10:50 हो रहा है अभी, वैसे बहुत समय ले लिया आप सबका, पर अब क्या करें कि वेल सर, VEIL वेल। VEIL वेल, ये क्या वेल होता मतलब सर? ये, वेल मतलब ये नहीं होता सर बुर्का समझ गया मैंने, इसको ढका हुआ, ढका हुआ। हाँ, ये तो क्या ये क्या होता है कि पहले पहले जो ये जो है, पहले ये क्या करता है, इमोशन करता है, पहले इमोट करेगा। ठीक है, इमोट करने के बाद में ये रिएक्ट कर देगा, फिर सोचेगा अरे ऐसा। ये मैं बता रहा हूँ कि जब किरदार करोगे कभी भी या कोई किरदार होता है तो ये किरदार पहचानना पहले कि किरदार है कौन सा। ये लाइक अ स्टिक है, लाइक अ बॉल है, लाइक अ वेल है, ये भी तो मुझे पता हो नहीं, तभी तो मैं उस हिसाब से करूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आपको मैंने, ये राइटिंग का भी पूरा लगभग कंसेप्ट हो गया, एक्टिंग का एक हल्का सा कहीं पर से मैंने ये टाइप ऑफ कैरेक्टर्स ये ला दिए। एक्टिंग में कहीं पर नहीं आ रहा हूँ मैं अभी, पर ये राइटिंग और एक्टिंग को कनेक्ट करते हुए ये हो गया तुम्हारा। ये तो आपने एक्टिंग को ना आइडेंटिफाई करा दिया है। बस अभी तो शुरुआत हो रही है मतलब ना एक्टिंग। और मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं ये चीज जरूर मान लीजिए। मैं वैसे नहीं, ये क्योंकि अब ठीक हो गया, हम ही इस चीज को बोल रहे हैं जो भी है, पर जो ये मटेरियल जो आपको मिला या जो उपलब्ध जो हो रहा है या जो भी चीजें हैं, ये इतनी आसानी से क्योंकि हमें भी जो उपलब्ध बता रहा हूँ, जो मैं भी जो चीज है, दो दो बहुत बड़ी वर्कशॉप में, इतनी लंबी वर्कशॉप, 1-1 महीने की वर्कशॉप के बाद में लगभग जो चीजें पूरी की पूरी आए, मैं वो सारी चीजें आपको जो जो संभव है वो चीजें बांटने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक आ जाए और समझ में भी आ जाए। ये है ना, नहीं तो यही चीजें जो ये जो है इतने दिन में जो हम ये, अब ये कितना मैं सफल रह पाया मुझे नहीं पता कि आप लोग मेरी बातों को कितना समझ रहे हैं या पकड़ रहे हैं, पर ये चीजों में जो हमें आज तीसरा दिन है, ये कम से कम 8-10 दिन तो हमें लग ही गए थे एटलीस्ट, क्योंकि एक दिन में उतने घंटे चल रहे थे। अब नाटक तो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो रिकॉर्डेड कोई, वो क्या था कि हमें भी एक वर्कशॉप में लगभग कितने नाटक देखे थे। हाँ यार, मुझे लग रहा दूसरे वाले में हमने देखे होंगे करीबन 15-18 नाटक देखे होंगे, पहले वाले में 10 दिखाए, 10-12 इतने। उनके जो स्पेशल नाटक जो थे वहां पर, जो इनकी लाइब्रेरी जो है नजदीक, इसी में से दिखाए थे। तो ये वाले ये है। और इसमें मैंने ये एक्टिंग से जो रिलेटेड जितने भी थे वो भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे एक्टिंग से रिलेटेड ही करा रहा हूँ। ये वाले जो है ये सारे एक्टिंग से रिलेटेड है। अब जब एक्टिंग वाला जब आएगा तो एक्टिंग वाले में आप देखोगे एक एक्टिंग, एक स्पीच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिंग में मकसद है कि एक दिन पूरा एक्टिंग में रहे, क्योंकि अब वो भी एक दिन भी बहुत ही कम हुआ उन्हीं को, तो एक्टिंग में क्या एक दिन में होगा। पर यह है कि समझ में चीजें आ जाएं कि भाई, और जो जो एक्सरसाइजेज हैं क्या क्या हैं, वो अगर हो जाता है तो वो भी, और पहले एक्टिंग के जितने कंसेप्ट हैं वो समझ में आ जाए, है ना, क्या क्या चीजें हैं, मैं सेल्फ क्या है, मी क्या है,
मैं सेल्फ क्या है, तो उसके बाद में फिर हम ये समझ पाएंगे कि मैं फलाना हूँ, मैं सुमित हूँ, तो सुमित की जगह में अगर मैं अपने को रखूंगा तो मैं सुमित के जैसा रिएक्ट करूंगा, मैं राहुल की जगह रखूंगा, ये मोहित की जगह, किसी की जगह भी, तो वो सब उस हिसाब से वो सारी चीजें बदलेंगी। अब तक मैं जो कुछ मैं ये करा रहा हूँ इससे सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है बताइए? नहीं मैं सही यस सर, ऑनेस्ट यस सर। ओपिनियन, ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों का, आपको कैसा लग रहा है अब तक, या कोई और चीज कुछ हमने और बेटर करनी चाहिए या क्या, वो भी बताओ, कोई निसंकोच। ये सर आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा है सर, बहुत आराम से आप बता रहे हैं सर, नहीं मतलब कोई समझ में आ दिक्कत रहा नहीं है सर। ना कि एक्चुअली सर इसमें दो तरीके के व्यूज होंगे मोहित सर। जी कर दूं, ये सिर्फ दो तरीके के व्यूज होंगे। एक तो जो लोग थिएटर कर ही रहे हैं प्रॉपर, जो चाहते हैं कि इसमें कैरियर का ऑप्शन मिले तो कैरियर ही बन जाए, या कुछ और इसमें एक्सपोज करे अपने आप को, इसी फील्ड में ही कंटिन्यू रहे, मतलब जी जिंदगी में बीते। एक है जैसे कि कहीं इन्वॉल्व है प्रोफेशनली, शौकिया कर रहे हैं, तो सर ये दोस्त यहाँ पे दो तरीके की लाइन खिंच गई। अब आप जैसे आपने ये पूछा, तो ये यहाँ पे रिएक्शन मिक्स ही आप एक्सेप्ट मतलब वो करिए कि हम मतलब कुछ भी 100% नहीं है। मेरा जैसे मैं फुल टाइम थिएटर करता हूँ, तो मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगा, मेरी अप्रोच कुछ और होगी, मेरा डेडिकेशन कुछ और होगा। अब जैसे राहुल भाई हैं, ये अपनी गवर्नमेंट जॉब में है, यार मैं शौकिया थिएटर कर रहा हूँ, वो इनकी अप्रोच और इनका डेडिकेशन दूसरा हो गया था। यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हो गई। नहीं ये है ना, मेरा मकसद जो है कि जितने भी लोग हैं उनको, क्योंकि जो ये चीजें जो है ना, मैं ये बताऊं, जब हम भी जैसे दोनों दोनों जो वर्कशॉप जो ये वाली जो थी, बाकी जो अध्ययन है वो अपना अलग है, जो किताबों के मैं आपको सब नाम बता दूंगा, और एक्टिंग में भी मैं आपको इजीली वो बता सकता हूँ। करने को तो क्या है ना कि स्टेनिस्लेवस्की का बहुत आसानी से, तो कहने को तो क्या करते हैं ना लोग बाग, मैं वही चीज मैंने एक दिन पहले भी कहा, और होता क्या है, ये हमारी समाज की खामी है सबसे बड़ी कि, और आप बड़ी फिल्म के भी अगर सपोज करो, अगर पहले तो छोटा किरदार मिला माना, छोटा किरदार में, अब छोटे से अगर फील्ड है तो उसमें क्या हॉकी खेल के दिखाओगे? हॉकी खेलने के लिए अगर तुम तैयारी भी कर ली है तो उसके लिए भी फील्ड तो चाहिए जहां पर आप प्रदर्शन कर सको, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि अगर इतना ज्यादा घेर दिया जाए आपको कि भाई आपको सारे ही खिलाड़ी अगर घेर के रखेंगे तो आप क्या गोल मारोगे? दूसरी चीज, और ये भी बहुत सोचने की बात है जो मैं कह रहा हूँ ना। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस तरफ को, नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो ये चीजें बहुतायत में मिलेंगी कि आप चाहे कितना भी कुछ भी करेंगे, ये मान लीजिए कि आपको वहां पर, मैंने कहा ना कि पहले तो एक तो आपको अपना जुनून, दूसरा अपना ज्ञान, और तीसरा विषम परिस्थितियों से उबरने के लिए जो प्रैक्टिस करनी है, विषम परिस्थितियों से, वो आपके वो नहीं जो आपकी एक्टिंग है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे परिचित लोग भी हैं जो लगते थे कि बिल्कुल साधारण से हैं, वो भी मतलब वो भी अच्छे अच्छे बिल्कुल, मतलब मेन लीड में अच्छे कैरेक्टर्स में, बिल्कुल बड़ी फिल्म्स में जब आ रहे हैं, जो जो बिल्कुल एकदम सीधे साधे से एकदम नॉर्मल। क्योंकि कहने का मकसद है कि जो मैं, बल्कि मैं एक्टिंग में पढ़ाऊंगा कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग, वो अलग बात होगी। पर कहने का मकसद ये है कि जितने भी आपने ये करने हैं, आप ये सब चीजों को अगर आप कर रहे हैं प्रॉपरली, एक्सरसाइजेस की बात, अब ये तो अभी राइटिंग पे आ रही, एक्सरसाइज वहां पर एक्टिंग की बात आएगी, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पे आप रिकॉग्नाइज जरूर होंगे। पर हाँ, विषम परिस्थिति यही आएगी कि अगर कोई भी होगा तो कहेगा अरे ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें तुम्हें क्या आता है? तो ये चीजें क्या है कि बाकी चीजें जो है, कई चीजें ऐसी होंगी जो आपके, माना नाट्यशास्त्र है, नाट्यशास्त्र का कोई इतना बड़ा ग्रंथ, तो प्रैक्टिकली क्या है कि उसको पूरे को कौन पढ़ेगा? अब तो ऐसा है नहीं कि आप अपनी नौकरी में या बाकी में कोई उसको नाट्यशास्त्र को पूरा पढ़ेंगे। पर एक बात है कि कल अगर कहीं बात आती है तो ये तो जरूर है कि आप नाट्यशास्त्र की बातें कह सकते हो ना कि भाई फलानी चीजें नाट्यशास्त्र में ये है। नाट्यशास्त्र कोई कहेगा, तुम्हें 90% लोग मिलेंगे जो अपने को बहुत बुद्धिमान बनते हैं, वो ये कहेंगे भरत मुनि ने लिखा था। तुम उसको क्लियर कर सकते हो, भरत मुनि की बातें मत दिखाओ यहाँ पे हमें, ये 400 साल के पीरियड में ग्रोथ हुआ है, 400 साल कोई आदमी एक जीता है, वो सब बातें, तुम ये बातें तब हो सकती हैं, कहने का मकसद है। तो ये चीजें हो गई। बाकी जैसे
वर्ल्ड ड्रामा है, वर्ल्ड ड्रामा का आपको एक ओवरव्यू मिल गया। उस हिसाब से ये जो आज ये राइटिंग का मिल गया, राइटिंग का किस काम आएगी? अब जैसे तुमने फिल्म लिखनी है या कुछ लिखना है छोटा बड़ा, तो आपने अब उसमें अपना आप ये लिख सकते हो कि भैया मैंने जो ये कर रहा हूँ, क्या मैं बिल्कुल सही हूँ? क्या मेरा टेंशन बिल्ड हो रहा है? क्या मेरा क्लाइमेक्स जा रहा है? क्लाइमेक्स के बाद रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिनाउंसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? कहाँ को जा रही मेरी कहानी? उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा खुद ही अपने बारे में। तो ये चीजें हैं, और मेरा मकसद है कि जितने भी लोग हैं इस वर्कशॉप को ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाने की सोचिए। तो ठीक है, अब 2 घंटे की अपनी नींद खराब करनी है, जो भी है नहीं? तो ठीक है, मैं तो 11 बजे बाद ही सोता हूँ, तो मेरे लिए तो ठीक हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि इतना अगर माना जग रहे हो, तो मेरा ये मकसद है कि इससे पाके जाइए कुछ भी, और जितना भी चीजें हो सकती है, जो मुझे आती है मैं वही बता पाऊंगा, उससे ज्यादा मैं भी नहीं बता पाऊंगा। पर मुझे ये लगता है कि हमारे सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में, तो ये बताया जाए कि जी वो कोशिश ये की जाएगी ना कि आपको चाहे कुछ भी हो गए, मैंने कहा ना कि साधारण जो लग रहा है वो भी महत्वपूर्ण रोल कर रहा है, और जो बड़े बड़े जो दिग्गज होंगे वो नहीं दिखाई देंगे वहां पर। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपको बहुत इजीली, अगर आप उन चीजों को चबाए हुए होंगे, आज नहीं, 2 साल बाद नहीं, 4 साल बाद, कभी ना कभी वो जरूर मौका आएगा। पर आपकी सिंसियरिटी, और एक बात ये सोच लीजिए कि जो ये इतनी बातें, जो अध्ययन जो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या मैं बता पा रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत, जो भी थोड़ी बहुत, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई हमें नहीं जाके 4 साल लगा के आए, बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं। पर ये सब चीजें जो हैं, ये थिएटर एकेडमिक वर्क है, जिसको लोग एकेडमिक समझते हैं। ये एकेडमिक है, पढ़ने पढ़ाने का काम है। आप अगर कहानियां पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो और ये कर रहे हो, थिएटर पूरी तरह से एकेडमिक ही, एकेडमिक वर्क। और अगर कोई ये सोचेगा कि सिर्फ मैं नाटक करके मैं थिएटर को समझ लूंगा, वो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि जो ये चीजें हैं, यही वो आपकी जड़ बनाएगा, ये सारी चीजें। और इसके बाद में प्रेजेंटेशन तो मुझे करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन के बिना तो कुछ नहीं होगा। और आज इतने मौके हैं कि आप नाटक डायरेक्ट स्टेज में कर लो, बाकी कई चीजें, कई माध्यम हैं जिनमें आप कर पाएंगे। तो आज शायद अब 11 बज गए हैं, तो हम लोग कल मिले दोस्तों, ठीक रहेगा? जी सर, मेरा एक सवाल है। जी जी, कुछ कह रहे हैं? एक सवाल है, मतलब मुझे आंसर अभी नहीं चाहिए, आप कल दीजिए, परसों दीजिए। जी सर, फिल्म क्या कहते हैं, मतलब इन टर्म रिलेटेड टू फिल्म्स, सर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले और क्या कहते हैं ना, फिल्म की जो राइटिंग होती है सर, मैं तीनों में कंफ्यूज रहता हूँ, मैं पकड़ ही नहीं पाता हूँ। वो फिल्म के टाइम पे आ जाएगा, ये सब अच्छा, फिल्म के टाइम पे आ जाएगा, ये सब फिल्म राइटिंग में आ जाएगा, ठीक है ना? है। फिल्म राइटिंग में कुछ ज्यादा कराने की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी ना, ये सब हो गया है, ये सारा तो हो गया होमवर्क हमारा। हाँ हाँ इसी हाँ के बेस में फिर फिल्म में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब स्क्रीन प्ले, स्टोरी और कहते हैं ना कि फिल्म रिटन बाय, तो ये तीन चीजें मुझे बड़ा कंफ्यूज कर देती है। हाँ, नहीं वो आ जाएगा, है ना? वो सब ठीक। चीजें आ जाएंगी, सब चीजें आ जाएंगी। और बाकी आप सब लोग चलिए, रोज आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आप लोग कल भी मिलते हैं फिर हम लोग साथियों, ठीक है ठीक? चलो, गुड सर नाइट। आप इतना समय निकाल रहे हैं सर, सबसे पहले तो आपका आभार। नहीं, है ना नहीं, सर, अरे बहुत आसान नहीं है। मेरा तो रिवीजन हो जा रहा है। नहीं